ओके। तो अभी हम लोग प्ले राइट का स्टार्ट करते हैं। तो पहला है इंट्रोडक्शन टू प्ले राइट। ओके। तो इंट्रोडक्शन टू प्ले राइट है। तो फिर अभी पहला क्या है, प्ले राइट ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और 2020 में, ओके 2020 में। और इसको हम लोग ब्राउज़र ऑटोमेशन और एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, प्लेराइट को ब्राउज़र ऑटोमेशन एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए। और ये प्लेराइट एपीआई टेस्टिंग का भी सपोर्ट देता है एंड इट इज़ बिल्ड ऑन नोड जेएस। ओके। अभी इसके की फीचर्स क्या है, क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट। ठीक है, मतलब क्या कि ये क्रोमियम, फायरफॉक्स, वेबकिट सब पे सपोर्ट करता है। ठीक है, तो पहला फीचर है क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट। सेकंड फीचर इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। मतलब क्या कि ये विंडोज़, मैक, लिनक्स जैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब डिफरेंट ओएस पे सपोर्ट करता है। अभी इसमें क्या मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, तो इसमें जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, सी शार्प ये सारे लैंग्वेज का सपोर्ट है। नेक्स्ट है मोबाइल वेब टेस्टिंग। ओके, तो ये मोबाइल यूआई का टेस्टिंग भी सपोर्ट करता है एंड इट सपोर्ट्स क्रोम, एंड्रॉयड एंड सफारी आईओएस। ओके। तो फिर उसके बाद एपीआई टेस्टिंग। तो ये हम लोग ने डिस्कस किया कि ये एपीआई टेस्टिंग के लिए भी यूज़ होता है, बैकएंड ईपीएस को टेस्ट करने के लिए। फिर ऑटो वेट। ओके, मतलब क्या कि जब तक कोई एलिमेंट यूआई पे दिखता नहीं है तब तक वो वेट करेगा। ठीक है, फिर अगर जब वो दिखेगा उसके बाद वो उससे इंटरेक्ट करेगा, जैसे कि क्लिक करना और ये, तो वो ऑटोमेटिकली वेट करता है ऐसा, जब तक वो दिखता नहीं है। फिर उसके बाद इट हैंडल्स कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स लाइक शैडो डोम। ओके। तो फिर शैडो डोम मतलब क्या कि वो हिडन रहता है, मतलब कि अभी एचटीएमएल का कोड है। ओके, तो फिर वो ऐसा डायरेक्टली दिखेगा नहीं बट उसके अंदर वो प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर पैरेलल एग्जीक्यूशन मतलब कि हम लोग जैसे कि दो मल्टीपल स्क्रिप्ट हम लोग साथ में रन कर सकते हैं। ठीक है, जिसका एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है वो हम लोग साथ में रन कर सकते हैं। फिर उसके बाद बिल्ड इन रिपोर्टिंग। ओके, तो हम लोग को रिपोर्ट जनरेट के लिए एच टी एम एल, जेसन, जी यूनिट और अलियर, ये थर्ड पार्टी टूल है अलियर, तो उसका सपोर्ट रहता है। प्लेराइट में टूल कौन से हैं कि इंस्पेक्टर, मतलब क्या कि डिबग टेस्ट बाय यूजिंग लोकेटर्स एंड क्लिक पॉइंट। मतलब क्या है कि हम लोग पेज डॉट पॉज यूज़ कर सकते हैं और हम लोग फिर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर कोड जनरेशन, कोड मतलब इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसका लोकेटर क्या है वगैरह ऐसा। फिर उसके बाद कोड जेन मतलब क्या कि हम लोग सिर्फ बटन दबाएंगे और उसका कोड ऑटोमेटिक जनरेट होता है। फिर ट्रेसिंग, ट्रेस वीवर मतलब क्या कि वो स्क्रीनशॉट कैप्चर करता है लॉग स्टेप्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर डिबगिंग। मतलब क्या कि ट्रेसर का जो ऑप्शन रहता है जिससे वो स्क्रीनशॉट एंड ऑल कैप्चर करता है। अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट वर्सेस टाइपस्क्रिप्ट देखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट क्या है कि इसमें कुछ स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग नहीं रहता। ठीक है, मतलब हर एक वेरिएबल नंबर स्टोर कर सकता है या फिर स्ट्रिंग स्टोर कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसको हम लोग डायनामिकली टाइप बोलते हैं। स्टैटिकली टाइप मतलब क्या कि हम लोग को उसका टाइप बताना पड़ेगा। ठीक है, कि नंबर है, इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है, जो भी है, तो टाइप स्क्रिप्ट में हम लोग को बताना पड़ता है। इट इज सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पे वेरिएबल मस्ट डिक्लेयर देयर टाइप। अभी हम लोग टाइप स्क्रिप्ट क्यों यूज़ करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो उसमें इक्मा स्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड यूज है। ठीक है, इज द स्टैंडर्ड फॉर जावास्क्रिप्ट। तो इक्मा स्क्रिप्ट ये जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड है। तो ये जावास्क्रिप्ट तो यूज करते ही है बट टाइप स्क्रिप्ट क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक टाइप बट स्टिल कंपाइल्स टू स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट। तो मतलब क्या कि ये टाइप लेता है, ऐसा हर एक का टाइप क्या है वगैरह ऐसा। तो ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर लिखा हुआ कोड है, जावास्क्रिप्ट है और ये टाइप स्क्रिप्ट। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या करेगा कि वो कोड है वो जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइलर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा और फिर उसके बाद उसको एज अ जावास्क्रिप्ट ही रन करते हैं। तो बोल सकते हैं कि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट सेम ही है, बस टाइप स्क्रिप्ट में टाइप स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट पीडीएफ पे मूव करते हैं। तो ये इसमें बताया कि कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो ओके, फिर उसके बाद हम लोग नोड इंस्टॉल करेंगे। तो नोड का ये वर्जन चाहिए हम लोग को, मतलब कोई भी, ये लेटेस्ट था। तो इंस्टॉल करने नोड का वर्जन ऐसे चेक करेंगे, नोड डैश वर्जन, फिर एनपीएम का वर्जन देखेंगे, एनपीएम डैश वर्जन। अभी हम लोग को टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड यूज करेंगे, npm install -v टाइपस्क्रिप्ट। -v मतलब ग्लोबल। ओके,
अभी टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन चेक करने के लिए TSC-V ऐसा हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग को टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर का वर्जन मिलेगा। अभी हम लोग TSX यूज़ करेंगे ताकि हम लोग टाइपस्क्रिप्ट विदाउट कंपाइलिंग यूज़ कर सकते हैं। मतलब कंपाइलर, मतलब पहले कैसा है कि टाइपस्क्रिप्ट का कोड है, वो TSC है, वो कंपाइल करेगा, फिर इसके बाद .js में बनेगा। तो ये आगे देखते हैं। तो ये अगर हम लोग को स्किप करना है तो हम लोग TSX मतलब टाइपस्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सब ये VS कोड यूज़ करने का बेस्ट है। अभी देखते हैं गेटिंग स्टार्टेड विद टाइपस्क्रिप्ट। ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट का पहला तो इंट्रोडक्शन है। टाइपस्क्रिप्ट इज अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम लोग ने डिस्कस किया है। तो इट एड्स एक्स्ट्रा फीचर्स टू जावास्क्रिप्ट। इट कंपाइल्स, मतलब क्या कि ये कन्वर्ट करता है रेगुलर जावा, मतलब टाइपस्क्रिप्ट के कोड को रेगुलर जावास्क्रिप्ट में। सो इट रन्स एनीवेयर वेयर जावास्क्रिप्ट रन्स, ठीक है। मतलब ये इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट का ही कोड है, बस कि थोड़ा जो एक्चुअल कोड है उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है और फिर रन करता है। ओके, ऐसा है। तो इसका फाइल जो एंड होता है जो .ts में, इससे हम लोग पहचान सकते हैं। और जो जावास्क्रिप्ट वाला रहता है प्लेराइट यूजिंग जावास्क्रिप्ट वो .js में होता है। अभी हाउ टाइपस्क्रिप्ट वर्क्स, ओके। तो यू राइट code in TypeScript, okay, then TypeScript compiler convert it into JavaScript files, and then it runs into the browser or any environment where JavaScript is supported, ठीक है। तो टाइपस्क्रिप्ट का अपना कोड जावा टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को देते हैं, फिर वो जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं और फिर वो रन होता है। ओके, अभी टाइपस्क्रिप्ट वर्सेस जावास्क्रिप्ट देखते हैं। तो ऑल जावास्क्रिप्ट कोड इज अ वैलिड टाइपस्क्रिप्ट, ओके। तो मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड हम लोग टाइपस्क्रिप्ट बोल ही सकते हैं। if your JavaScript code works, then it will work on TypeScript too. Okay. So TypeScript just adds option features like types to make code safer and easier. Okay. तो ये बस टाइप ऐड करता है। I use TypeScript. तो ये क्या करता है कि इट हेल्प्स कैच मिस्टेक्स अर्ली बिफोर रनिंग द कोड। मतलब क्या कि अगर कोई, मतलब हम लोग ने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, हाँ, और हम लोग को नंबर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ने इंटीजर बोला और इंटीजर इज इक्वल टू ABC बोल दिया, ठीक है। तो ये मतलब कंपाइल के टाइम में ये बताएगा कि ये इनवैलिड है डिक्लेरेशन, ओके। हम लोग नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग दिया है, तो इसलिए इट मेक्स लार्ज प्रोजेक्ट इजी टू मैनेज। तो इसके वजह से हम लोग को एरर्स कम आते हैं एंड इट वर्क स्मूथली ऑन एग्जिस्टिंग जावास्क्रिप्ट कोड। अभी क्या सेटिंग ऑफ टाइप्स। So to begin with TypeScript, you will need those tools. तो Node.js लगेगा, TypeScript compiler लगेगा, VS Code लगेगा। तो स्टेप 1 ये सब तो ठीक है। फिर अभी हम लोग देखेंगे इंस्टॉल कैसे करेंगे। टाइपस्क्रिप्ट npm install g टाइपस्क्रिप्ट और इसका वर्जन देखेंगे TSC-V। ओके, अभी TSX इंस्टॉल करने के लिए npm install -g TSX। ओके, तो अभी हम लोग यूज़ कैसे करेंगे वो बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी कोई भी हम लोग ने f.ts सपोज बनाया टाइपस्क्रिप्ट का कोड, तो उसको मेथड 1 से करने के लिए TSC f.tx, मतलब क्या कि वो कंपाइलर के पास जाएगा और फिर हम लोग वो करेंगे, मतलब TSC f.ts, मतलब वो रन करेंगे, फिर वो कंपाइल होएगा। फिर उसके बाद उसका जावास्क्रिप्ट कोड बनेगा f.js, फिर उसको हम लोग जैसे जावास्क्रिप्ट का करते हैं वैसा रन करेंगे नोड f.js, फिर उसका आउटपुट डिस्प्ले होएगा। अभी विदाउट कंपाइलिंग मतलब क्या कि डायरेक्ट करना है शॉर्टकट यूज करके, तो हम लोग को TSX का यूज करना पड़ता है। तो हम लोग TSX m.ts से डायरेक्टली कमांड डाल सकते हैं, तो फिर वो डायरेक्टली होएगा। अभी देखते हैं टाइपस्क्रिप्ट वेरिएबल्स, ओके। तो टाइपस्क्रिप्ट वेरिएबल्स में पहला आता है कि स्कोप, ओके। तो हर एक वेरिएबल का स्कोप देखेंगे हम लोग। तो वेरिएबल रहता है, उसका स्कोप रहता है फंक्शन, मतलब वो विद इन अ फंक्शन किधर भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अ, हम लोग देख सकते हैं कि अभी ये यहाँ पे मैसेज डाला है, ठीक है, ये स्कोप के अंदर। लेकिन हम लोग बाहर भी अगर उसको कंसोल कर रहे हैं तो वो वर्क करेगा, ठीक है। तो वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होएगा, ओके, बिकॉज इट इज फंक्शन स्कोप। इसका स्कोप विद इन फंक्शन हर जगह रहता है। अभी ये लेटेंट कॉन्स्ट है वो ब्लॉक स्कोप रहता है, ओके। सो वेरिएबल्स आर ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द ब्लॉक वेयर दे आर डिक्लेयर्ड, ओके। तो फिर ये विद इन अ ब्लॉक ही एक्सेस रहेगा, ओके। जैसे कि अभी ये यहाँ पे डिक्लेयर किया है मैसेज और ग्रीटिंग, बाहर एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं तो ये एरर दे रहा है, ओके। अभी वैल्यू असाइनमेंट एट डिक्लेरेशन। तो फिर अभी हम लोग ने वेरिएबल बी
वेर एंड लेट वैल्यू असाइनमेंट इज नॉट मैंडेटरी एंड कॉन्स्ट का वैल्यू असाइनमेंट इज मैंडेटरी, मतलब कॉन्स्ट के लिए हम लोग को उसके आगे कुछ वैल्यू देना पड़ेगा, लेकिन वेर एंड लेट के लिए नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर वेर बी लिखेंगे और कंसोल प्रिंट करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा, लेट करेंगे और कंसोल करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा। लेकिन अगर कॉन्स्ट एफ ऐसे सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देंगे और बाद में अगर ट्राई कर रहे हैं, ओके कॉन्स्ट, अभी सॉरी ठीक है ये इग्नोर करो, कभी कॉन्स्ट करेंगे तो एरर देगा, बिकॉज वो बोलते हैं कि मिसिंग इनिशियल है, मतलब कुछ तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा इसका वैल्यू। ओके, तो मिसिंग इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, लेकिन कॉन्स्ट इज इक्वल टू 60, मतलब क्या कि यहाँ पे 60 उसको असाइन किया है। ओके, तो फिर यहाँ पे वैल्यू असाइनमेंट रिक्वायर्ड है कॉन्स्ट के लिए, लेकिन लेट और वैर के लिए नॉट रिक्वायर्ड है। ओके, तो वो अनडिफाइंड ले लेते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट है रीडिक्लेरेशन। ओके, तो रीडिक्लेरेशन वेर में कर सकते हैं, यहाँ पे देखो वेर सिटी और न्यूयॉर्क, वेर सिटी लॉस एंजलस, तो अभी लॉस एंजलस वाले को लेगा वो कंसिडर करेगा, लेकिन ये वाला वैल्यू निकल गया। ओके, फिर लेट में हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, जैसे कि ये लेट कंट्री यूएसए, लेट कंट्री कनाडा, तो ये इनवैलिड है, एरर देगा। ओके, अगर कॉन्स्ट है तो कॉन्स्ट भी एरर देगा, उसमें भी रीडिक्लेरेशन अलाउड नहीं है। ओके, मतलब रीडिक्लेरेशन मतलब कि कॉन्स्ट कीवर्ड सेम वेरिएबल के लिए बार बार लिख के रीडिक्लेयर करते हैं। फिर ये असाइनमेंट मतलब क्या कि कुछ अलग वैल्यू असाइन करना, मतलब एक बार डिक्लेयर करने, जैसे कि वैर एज है, इसको 25 असाइन किया, थोड़ी देर बाद 30 किया, तो ये वैर में अलाउड है। लेट स्कोर स्कोर 50 किया फिर 60 किया, ये लेट में भी अलाउड है। लेकिन कॉन्स्ट में पाई 3.14 है, तो पाई का वैल्यू अगर अपडेट कर रहे हैं तो एरर देगा, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड। अभी होस्टिंग मतलब क्या कि एक्सेसिंग अ वेरिएबल बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, तो ये सिर्फ वेर में अलाउड रहता है, लेट एंड कॉन्स्ट में नॉट अलाउड। ओके, तो वहाँ पे नॉट अलाउड रहता है। तो यहाँ पे देखो कि वेर इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो अनडिफाइंड आएगा। ओके, बिकॉज वो पहले के, लेकिन वो उसका एक्सेस अलाउड करेगा। लेकिन अगर ये लेट बी इज इक्वल टू 20 और वो एक्सेस करने का चाह रहे हैं तो वो एरर देगा। ठीक है, तो ये है, तो ये कॉन्सेप्ट है होस्टिंग। अभी हम लोग थोड़ा वो करते हैं, बेस्ट मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वैर को तो अवॉइड ही करने का। ठीक है, और लेट और कॉन्स्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ओके, ओके, सिंगल लाइन कमेंट ऐसा दो लाइन से दे सकते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए ऐसा, एंड मतलब एंड में ये फॉरवर्ड स्लैश रहना चाहिए ऐसा। ओके, ये कमेंट्स का भी देख लिया। देखो ये इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द स्कोप ऑफ वेरिएबल इन टाइपस्क्रिप्ट? वेरिएबल का स्कोप है फंक्शन स्कोप। ओके, फिर उसके बाद विच कीवर्ड अलाउस अ वेरिएबल डिक्लेरेशन इन टाइपस्क्रिप्ट? वेरिएबल रीडिक्लेरेशन करना है तो वेरिएबल वेर अलाउड करता है। उसके बाद दिस व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो यहाँ पे इसने ओवर किया है तो ये 20 आएगा। व्हाट इज द स्कोप ऑफ लेट वेरिएबल? तो लेट का स्कोप है ब्लॉक स्कोप। ओके, फिर उसके बाद कैन अ वेरिएबल व्हेन अ लेट वेरिएबल री केस, मतलब कुछ वैल्यू दूसरा असाइन करना। ठीक है, तो ये देखते हैं बी ए बी सी ए, बी ए बी सी है। ठीक है, बी ए बी सी ए, तो यहाँ तक राइट है। ओके, आगे देखते हैं व्हाट हैपेंस इफ यू ट्राई टू डिक्लेयर अ लेट वेरिएबल इन द सेम स्कोप? तो डिक्लेयर अ लेट वेरिएबल इन सेम स्कोप, redeclare, तो it will give an error because redeclaration allowed नहीं है। what is the output of the following code? यहाँ पे 10 आएगा। ओके, तो what is the output of the following code? तो यहाँ पे redeclaration not allowed, तो error आएगा। तो what can a const variable to reinitialize, मतलब वैल्यू चेंज कर सकते हैं क्या? नो। तो यहाँ पे what happens if you do not assign a value to a const variable at a time of declaration? If you do not assign a value to const variable at the time of declaration, so it will give an error. Okay, अभी ये देखते हैं बी बी सी बी 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 सी सी बी 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 सी सी बी 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 सी बी 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 सी बी बी ओके, बी बी सी बी बी। ओके, 10 तक हम लोग ने किया, अभी 11 तक आ देखते हैं। 10 तक किया है, नेक्स्ट लास्ट 5 देखते हैं। ओके,
फिर what is the output of the following code? const num is equal to 30 console dot clock num, तो 30 अनडिफाइंड आना चाहिए नहीं, हम लोग कॉन्स्ट का वैल्यू कर रहे हैं तो सी आएगा। व्हाट इज स्कोप ऑफ अ कॉन्स्ट वेरिएबल, तो कॉन्स्ट का स्कोप रहता है ब्लॉक स्कोप। विच कीवर्ड शुड बी यूज व्हेन यू डू नॉट वांट अ वेरिएबल टू बी रीअसाइन, रीअसाइन नहीं करना है तो कॉन्स्ट यूज करेंगे। बी what happens if you try to reassign a const variable, it will throw an error। okay, which of the following statement about where let and const is true, where is block scope, तो incorrect, वो function scope है। let variable can be redeclared in the scheme scope, let को redeclare नहीं कर सकते, const variable must be initialized at the time of declaration, ये true है। let variable cannot be reinitialized, let को reinitialize कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं सी बी सी बी सी बी सी डी है यहाँ पे। ट्वेल्थ देखते हैं, ट्वेल्थ का डी है। ओके, तो कौन का स्कोप है, ब्लॉक स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। देखते हैं यहाँ पे कौन का स्कोप। ओके, रिटर्न कॉन्स्ट यहाँ पे किधर तो रहेगा इसका स्कोप, ब्लॉक स्कोप है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो बी एंड सी, ग्लोबल स्कोप नहीं, ब्लॉक स्कोप ही है तो इनका रॉन्ग है। ओके, तो 12 का बी आएगा। ठीक है, ओके, तो अभी क्विज का देखते हैं हम लोग। ओके, तो so what is key difference between JavaScript and TypeScript? So JavaScript है dynamically typed and TypeScript is statically typed. Okay, तो ये आएगा। What happens when you assign a string to a number variable in TypeScript? तो string अगर number को assign कर रहे तो error type mismatch आएगा। Which of the following is not a primitive data type in TypeScript? तो इसका array आएगा। What is the output of the console 5 plus 3? तो ये 5 का आएगा स्ट्रिंग है, राइट, स्ट्रिंग प्लस नंबर, तो एसपाई नंबर में कुछ स्ट्रिंग ऐड होगा तो ये आएगा 53। व्हाट डज एनी टाइप इन द टाइप स्क्रिप्ट डू, मतलब क्या कि ए रहता है ना, तो उसका रहता है 48, तो फिर नया प्लस 5 करेंगे, सॉरी ए का 48 या फिर सॉरी जीरो का रहता है 48, तो फिर प्लस 5 करेंगे तो 53। ये ठीक है, ये इसका कुछ रहेगा लाइक 45 रहता है शायद, तो ये आएगा एक जीरो का रहता है 45 एस का वैल्यू, तो फिर फाइव का आएगा 50 एंड देन प्लस 3 करेंगे तो 53 आएगा ऐसा स्ट्रिंग में, तो ये करेक्ट है। व्हाट डज एनी टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट डू, ओके, फॉर स्क्रिप्ट टाइप चेकिंग डिसेबल एनी, ओके एनी टाइप है इसका, ओके कंफ्यूज डिसेबल टाइप चेकिंग। तो अभी व्हाट इज द इनपुट टाइप ऑफ वैल्यू लेट वैल्यू इज इक्वल टू 10, तो ये 10 है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है टाइपस्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली लेगा नंबर। दिस सिंबल इज यूज फॉर यूनियन टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट, तो यूनियन के लिए यूनियन ऑफ टाइप्स करना है तो ये यूज करेंगे। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल इन टाइपस्क्रिप्ट, तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल इन टाइपस्क्रिप्ट डिफाइंड। अभी which operator is used for exponentiation in TypeScript, तो exponentiation मतलब क्या बताएगा कि पावर में जो रहता है वो। ओके, अभी आगे व्हाट डज द void type in TypeScript indicate, तो void type in TypeScript indicate the functions return nothing। ओके, अभी which of the following is the correct way to declare a boolean in TypeScript, तो अभी boolean कैसे करेंगे, पहले तो ये इनकरेक्ट हो गया, ए रहेगा। ओके, देखते हैं
What is the result of 10 mod 3 in TypeScript? So 10 mod 3 आएगा 1. Which of the following is not a comparison operator in TypeScript? तो ये आएगा. What is the function of not operator? Convert a boolean to its opposite value. Okay. What does x plus plus do? So increments x by 1 after the expression is evaluated. What does x plus is equal to 5 mean? So x is equal to x plus 5. Which operator checks both value and type equality? So ये आएगा. What is the result of true and false? False. Which operator returns true if at least one condition is true? So which operator returns true if at least one condition is true or get? Which type should be used when a function does not return any value? Hmm, does not return any value. Void आना चाहिए. Let's see. What is the main advantage of TypeScript over JavaScript? Static typing for better error detection. What is the correct way to declare an array in TypeScript? तो इसका ये आएगा. What is tuple in TypeScript? An array with fixed types and orders. What will console.log 10 is greater than equal to 5 print. 10 से greater तो है, 5 से greater है, तो ये true आएगा. The operator is used for conditional ternary expressions, तो ये आएगा. What is the result of 5 is equal to 5? False आएगा, type different है. Which keyword is used to declare a constant variable in TypeScript? Const. Which of the following is not a valid TypeScript data? हाँ, तो bool आएगा क्योंकि boolean है. What is the result of type of null in JavaScript? इसका ऑब्जेक्ट आता है. How do you declare a function that returns a number? तो इसका रिटर्न नंबर इससे होगा. ठीक है. ओके. इफ कंडीशंस देखते हैं. तो यहाँ पे द इफ कंडीशन क्या करता है? द स्टेटमेंट इफ the if statement execute a block of code only if a specific condition is true. ओके. तो अगर ट्रू रहेगा तो ही ये कंडीशन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. ओके. तो अब यहाँ पे किससे दिया है कि नंबर 18 दिया है. तो इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन यू आर एलिजिबल टू वोट. तो ये प्रिंट होगा ऐसा. इफ एल्स स्टेटमेंट. तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी ये कंडीशन ट्रू है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा ऐसा. अभी अभी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके. तो पहले ये इफ है और फिर एल्स इफ एल्स इफ. तो ऐसा वो मल्टीपल कंडीशन चेक करेगा, तो जो कंडीशन वो हिट करेगा मल्टीपल कंडीशन देना रहेगा. तो ऐसा दे सकते. तो वो कोड एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा. अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एल्स वाला एक कोड है वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा. स्विच स्टेटमेंट में क्या रहता है कि स्विच स्टेटमेंट अलाउज स्विचिंग अ वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज. ओके. तो फिर अभी यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज के लिए वो अलाउ करता है. तो केस वैल्यू 1. ओके. तो पहला केस चेक करेगा. ओके. वो अगर मैच हो रहा है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा. फिर ये केस देखेगा कि ये अगर करेक्ट है तो ये वाला कोड, अगर ये करेक्ट है तो ये वाला कोड. मतलब सब में से एक ही होएगा. ऐसा नहीं कि ये भी मैच हुआ तो नेक्स्ट के लिए जाएगा, ये भी मैच हुआ तो ऐसा नहीं. ये मैच हुआ तो ब्रेक की वजह से वो निकल जाएगा इसमें से ऐसा. और फिर अगर कुछ भी नहीं केस मैच हो रहा है तो फिर वो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वाला जो है लॉजिक वो रन करेगा. ओके. अभी लूपिंग स्टेटमेंट्स देखते हैं. ओके. टाइपस्क्रिप्ट में तो पहला है व्हाइल लूप. तो ये क्या करता है कि एज लॉन्ग एज द ब्लॉक ऑफ इट एग्जीक्यूट्स ब्लॉक ऑफ कोड. मतलब क्या कि ये कोड को एग्जीक्यूट करेगा जब तक ये वाइल कंडीशन ट्रू है. ओके. एक बार फॉल्स हो गया तो ये बंद हो जाएगा ऐसा. तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो नंबर 1 है. ओके. तो अभी आई की वैल्यू 5 से लेस है क्या है, तो फिर वो 1 को प्रिंट करेगा. फिर आई को इंक्रीज करेगा. अभी आई 2 बन गया. फिर अभी भी लेस है तो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5.
फिर 6 होएगा तो 6 यहाँ पे चेक करेगा लेस है क्या 5 से, नहीं है तो फिर वो बाहर निकल जाएगा ऐसा। तो ये 1 2 3 4 5 उसने प्रिंट किया। डू वाइल क्या करता है कि एटलीस्ट एक बार तो मतलब स्टार्ट में वो कोड रन करता है, ओके, फिर कंडीशन चेक करेगा ऐसा। तो मतलब अगर वो फॉल्स भी है, मतलब मैच नहीं हो रहा है कंडीशन, तो भी एटलीस्ट वन टाइम तो होएगा ही वो, एटलीस्ट वन टाइम, ओके। अभी फॉर लूप, ओके, तो फॉर लूप किस चीज के लिए यूज होता है? व्हेन नंबर ऑफ इटरेशंस इज नोन, ओके। तो नंबर ऑफ इटरेशंस इज नोन तो फॉर लूप यूज होता है। तो फिर यहाँ पे सपोज अभी हम लोग को पता है कि 5 बार हम लोग को जाना है, ओके, तो फिर हम लोग के को इनिशियल करेंगे 1 तक और फिर 5 तक जाएंगे, तो फिर 5 बार नंबर प्रिंट होएगा। तो यहाँ पे आउटपुट है 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ इटरेशंस पता रहेगा तो हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे। फिर ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, स्टार्ट स्टॉप्स द लूप इमीडिएटली व्हेन कंडीशन इज मेट। मतलब सपोज ये कंडीशन मेट हुआ और यहाँ पे ब्रेक लिखा है, तो इमीडिएटली ये लूप के बाहर ही चला जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो लूप का काम खत्म। अभी एन 5 हुआ, फिर 1 2 3 4 प्रिंट कर रहे हैं, फिर 5 आने के बाद ये ब्रेक करेगा, फिर ये नीचे का प्रिंट ही नहीं होगा, तो 1 2 3 4 ही प्रिंट होगा, ओके। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है कि कंटिन्यू वाला केस के लिए बस वो ये करता है, स्किप करता है, ओके, लूप को, फिर से फिर वो लूप स्टार्टिंग में आता है और फिर वापस एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि अभी ये यहाँ पे 1 2, फिर अभी 3 के लिए वो कंटिन्यू बोला, तो ये नीचे वाला पार्ट स्किप किया और वापस इधर आ गया, फिर 3 तो नहीं प्रिंट हुआ, ओके। फिर 4 के लिए वो चेक करेगा, तो 4 के लिए इफ के अंदर नहीं जाएगा तो 4 प्रिंट होएगा, फिर 5 प्रिंट होगा, ऐसा। तो 1 2 4 5। तो यहाँ पे स्किप 3 एंड कंटिन्यू विद नेक्स्ट इटरेशन। अब यहाँ पे while लूप और इसमें एग्जीक्यूशन क्या है, डिफरेंस क्या है कि ये बिफोर एग्जीक्यूशन चेक करता है कंडीशन को, और ये कब करते हैं, आफ्टर फर्स्ट एग्जीक्यूशन। इसकी वजह से क्या होता है, एटलीस्ट एक बार वो एग्जीक्यूट होता ही है, ओके। अभी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस देखते हैं, ओके। तो पहला फंक्शन है नेम फंक्शन, ओके। तो नेम फंक्शन है जो स्पेसिफिक नेम एंड कैन बी रीयूज मल्टीपल टाइम्स इन द कोड, ओके। तो अभी हम लोग ने फंक्शन डिक्लेयर किया है, फंक्शन नेम, ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे हम लोग देंगे, ओके। तो अभी इसके अंदर ये पैरामीटर्स है, ओके, तो इसका भी हम लोग टाइप दे सकते हैं, और जो अंदर काम करना है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी ये फंक्शन ऐड है, तो ए कॉलन नंबर, बी कॉलन नंबर, और इसका रिटर्न टाइप नंबर, तो ये रिटर्न ए प्लस बी करेगा, तो ऐसा यहाँ से हम लोग कॉल कर सकते हैं नेम फंक्शन को। तो जिसके नेम फंक्शन को नेम रहता है, ओके, स्पेसिफिक नेम रहते हैं और उसको मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हैं। कि एनोनिमस फंक्शन मतलब क्या, कि एनोनिमस फंक्शन को नेम नहीं रहता, बट वो एक वेरिएबल को असाइन किया हुआ रहता है, ओके। तो यहाँ पे जैसे देखो, लेट वेरिएबल नेम इज इक्वल टू फंक्शन, और फिर उसके पैरामीटर्स आएगा और रिटर्न टाइप देंगे, एंड फिर उसके बाद उसका बॉडी देंगे, ओके। तो यहाँ पे लेट मल्टीप्लाई फंक्शन, और फिर उसके ये वेरिएबल में दे रहे हैं हम लोग, ओके। तो उसके ये पैरामीटर्स के टाइप से, और ये रिटर्न टाइप है, और ये उसके अंदर जो काम करना है वो। तो यहाँ पे हम लोग ने उसको कॉल किया है ऐसा, जो वेरिएबल का नाम है उसको ऐसा कॉल करते हैं। यहाँ पे हम लोग फंक्शन का नाम देंगे, यहाँ पे वेरिएबल का नाम देंगे, ओके। तो इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। तो एरो फंक्शन भी क्या है, सेम रहता है, बस यहाँ पे हम लोग जो ये करते हैं रिटर्न टाइप के बाद ऐसा ब्रैकेट, उसके जगह बस ऐसे एक डबल एरो बना के कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो, लेट स्क्वायर, लेट फंक्शन नेम इज इक्वल टू पैरामीटर्स रिटर्न टाइम, उसके वहाँ पे कैसा था, ऐसे एरो बनाया था, बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डायरेक्टली हम लोग ऐसा एरो बना के कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया। तो लेट स्क्वायर इज इक्वल टू नम नंबर, तो ये रिटर्न टाइप है, और ये पैरामीटर का टाइप, और हम लोग को क्या करना है, नम इंटू नम, मतलब स्क्वायर लेना है, ओके। तो स्क्वायर 6 अगर डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा कॉल करेंगे तो फिर वो उसका आउटपुट दे देगा, ओके। अभी यहाँ पे क्या यूज है कि फैट एरो बोलते हैं इसको इंस्टेड ऑफ फंक्शन कीवर्ड। तो सिंगल लाइन फंक्शंस डोंट नीड
ये करली ब्रैकेट नहीं लगता, और रिटर्न कीवर्ड, ये दो चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, डायरेक्टली हम लोग वो लिख सकते हैं, ये फायदा है। बट मल्टीलाइन फंक्शन रहेगा तो ये ब्रैकेट और रिटर्न लगेगा, जैसे कि अभी ये है मल्टीलाइन फंक्शन, तो यहाँ पे ये फैट एरो के बाद ये एरो और ये रिटर्न टाइप लगेगा। ओके, तो अभी समरी टेबल देखते हैं कि फंक्शन सम ए कॉमा बी, मतलब ये फंक्शन का नाम रहता है सिर्फ। ओके, और यहाँ पे हियर नेम, हियर हैज द नेम रीयूजेबल ट्रेडिशनल सिंटैक्स, मतलब क्या, ये नॉर्मली नेम यहाँ पे फंक्शन में लिखेंगे, ट्रेडिशनल सिंटैक्स है। एनोनमस फंक्शन मतलब क्या, वेरिएबल को डालेंगे, और यहाँ पे एरो फंक्शन में क्या फैट एरो यूज करेंगे, और यहाँ पे रिटर्न, सिंगल लाइन के लिए रिटर्न का यूज नहीं होता। ओके, तो नेक्स्ट पे जाते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग अ नेम फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट? तो अभी नेम फंक्शन है। ओके, तो नेम फंक्शन के लिए ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये दोनों में से एक हो सकता है, बट ये करेक्ट है मोर। ओके, what is an anonymous function in TypeScript? So function with no return type, function that does not have name function, ये correct लग रहा है। Function that does not have name is anonymous function. Which of the following is an example of arrow function? तो यहाँ पे तो arrow है ही नहीं, तो ये दो गया, अब ये दोनों में से एक रहेगा। ओके, तो ये करेक्ट है, क्योंकि सिंगल लाइन के लिए एरो और रिटर्न का जरूरत नहीं है, तो फिर ये करेक्ट एग्जांपल है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड? ओके, तो सिंगल लाइन एरो फंक्शन है, और यहाँ पे 5 + 10 15। हाउ डू यू स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट? ठीक है, तो रिटर्न टाइप है बराबर, तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं ऐसा, ये करेक्ट है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एरो सिंबल इन टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन? ओके, it defines an arrow function, it defines a main function, it is used to return a value from the function। हाँ, ये रहना चाहिए, बट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनोनमस फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट? तो ये करेक्ट लग रहा है, एनोनमस है ना, तो ये तो गया, ये भी गया, ये दोनों में से एक है, बट सम इज इक्वल टू, हाँ ये करेक्ट है। कि अभी यहाँ पे ये फंक्शन कीवर्ड लगेगा क्या, ये आई थिंक करेक्ट है, बट ये एरो फंक्शन है, यही करेक्ट है। ओके, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? तो रिटर्न टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, लेट ग्रीट इज इक्वल टू नेम कॉलन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है यहाँ पे। which of the following statement about the name function is true? Name function always have return type, name function cannot be used before their, name function can be called using their function name, ये correct है। Okay, what will happen if a function does not specify a return type? तो TypeScript automatically ले लेगा उसका। ओके, एरर तो नहीं देता। हाउ डू यू राइट अ मल्टी लाइन एरो फंक्शन इन TypeScript? मल्टी लाइन एरो फंक्शन के लिए ये आएगा। ओके, करली ब्रैकेट, और ये तो ये राइट है। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर अ फंक्शन विद नो पैरामीटर? ये करेक्ट लग रहा है, नो पैरामीटर्स फंक्शन वेट, यहाँ पे वो तो लगेगा, यहाँ पे टाइप दिया है बट वो पैरामीटर तो गया है, वर्ड रिटर्न टाइप वॉइड देने का जरूरत नहीं, वॉइड मतलब कुछ नहीं रिटर्न करेगा, तो ए करेक्ट है। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? 10 डिवाइड बाय 2 5। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरो फंक्शंस इन टाइपस्क्रिप्ट? तो दे आर ऑलवेज फनी, फास्ट तो नहीं है, इफ दे डू नॉट रिटर्न टाइप, में ऐसा नहीं है, दे प्रोवाइड अ शॉर्टर सिंटैक्स एंड ऑटोमेटिकली वाइंड दिस, हाँ ये करेक्ट है। अभी देखते हैं, बी बी सी
सी बी, बी बी सी सी बी, बी बी सी सी बी। ओके, पहले 5 करेक्ट है। फिर सिक्स वन सी ए, सी ए इसका क्या करना है? यस, सी ए बी सी सी, सी ए बी सी। ओके, अभी 11 से देखते हैं। ए बी ए ए सी ए बी ए सी, तो ऑल आर करेक्ट। फाइन। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉल बैक एंड ओवरलोडेड फंक्शंस इन टाइपस्क्रिप्ट। तो पहले हम लोग कॉल बैक देखते हैं। ओके, तो कॉल बैक फंक्शंस मतलब क्या? कॉल बैक फंक्शन इज ए फंक्शन दैट इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू एन अनदर फंक्शन एंड गेट्स एग्जीक्यूटेड लेटर। तो पहले उस मतलब कॉल बैक फंक्शन को हम लोग एज अ आर्ग्यूमेंट किसी फंक्शन में पास करते हैं। ओके, और फिर उसको बाद में फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। So why is callback function useful? When you want a function to execute only after another functions completed. Okay, so ये commonly हम लोग asynchronous operations like API call, file handling और event handling में use करते हैं। Okay, तो हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शन है ग्रीट, तो यहाँ पे वो कॉल बैक फंक्शन हम लोग ने कॉल किए, डिक्लेयर किए हैं। ओके, और अभी यहाँ पे हम लोग उसको कॉल कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन का हम लोग ने उसका डेफिनेशन लिखा है, और यहाँ पे कॉल द फंक्शन द पासिंग द कॉल बैक। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कॉल बैक को कॉल कर रहे शो मैसेज। ठीक है, अभी ये कैसे चलेगा? अभी ये फंक्शन ग्रीट को हम लोग ने यहाँ पे कॉल किया। ओके, तो यहाँ पे फिर वो अभी यहाँ से देखते हैं, ये ग्रीट को कॉल किया, पवन दिया और शो मैसेज दिया कॉल बैक फंक्शन। ओके, तो अभी यहाँ पे गया पवन, और यहाँ पे गया ये शो मैसेज वाला फंक्शन। ओके, तो अभी ये वेट करेगा ये फंक्शन पूरा कंप्लीट होने तक। तो पहले कंसोल डॉट लॉग नेम किया उसने प्रिंट। ओके, तो नेम प्रिंट किया उसने पवन। ओके, फिर कॉल बैक हेलो, मतलब ये कॉल बैक फंक्शन हेलो कॉल होएगा, और ये फंक्शन मतलब वेट कर रहे हैं बराबर। अभी फंक्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका कुछ हुआ नहीं स्प्रिंट, मतलब बड़ा रहेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता है, फंक्शन खत्म हो गया। ठीक है, अभी खत्म होने के बाद ये स्टार्ट करेगा अपना काम। ओके, तो अभी यहाँ पे वो क्या करेगा कि ये हेलो है ना, तो हेलो, हेलो इनपुट है, तो वो कॉल बैक फंक्शन कौन सा है? शो मैसेज, यहाँ से जो गया है, तो यहाँ पे हेलो जाएगा और फिर प्रिंट होएगा हेलो। Okay, the function overloading in TypeScript. So function overloading allow you to define multiple versions of a function with same name but different parameters or return type. Okay, तो अभी हम लोग किसी फंक्शन के मल्टीपल वर्जन्स बना सकते हैं, उसका नाम सेम रहेगा बट डिफरेंट पैरामीटर से रह सकते हैं या फिर रिटर्न टाइप से रह सकते हैं। ओके, तो ये हो गया फंक्शनल ओवरलोडिंग। तो फंक्शनल ओवरलोडिंग क्या करता है? इट हेल्प्स टू क्रिएट फंक्शन दैट वर्क डिफरेंटली बेस्ड ऑन इनपुट टाइप। मतलब क्या कि जो जैसा हम लोग का इनपुट रहेगा कि विद डिफरेंट पैरामीटर्स डिफरेंट टाइप, तो हर एक के हिसाब से वो अलग अलग लॉजिक रहेगा उसका। तो इसका मेन यूज है इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी। ओके, तो बेसिक रूल्स फॉर फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, सो डिफाइन ओवरलोड सिग्नेचर। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ओवरलोड सिग्नेचर मतलब डिफाइन करना, मतलब क्या कि हम लोग डिफाइन करेंगे ऑल द पॉसिबल वेज द फंक्शन कैन बी कॉल्ड। ठीक है, तो मतलब हर एक के लिए हम लोग कुछ ऑपरेशन लिखेंगे। ओके, तो सिंगल इम्प्लीमेंटेशन सिग्नेचर, so there must be one actual function implementation that handles all cases। ठीक है, तो अभी हम लोग ने ये मतलब नोट करके रखा है कि कैसे हम लोग मतलब क्या क्या टाइप के हम लोग के फंक्शन कॉल हो सकते हैं, और फिर एक फंक्शन ऐसा करेंगे जो सारे केस को हैंडल करे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इंश्योर कंपेटिबिलिटी, द इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी कंपेटेबल विद ऑल ओवरलोड सिग्नेचर्स। मतलब जो हम लोग ये इम्प्लीमेंटेशन सिग्नेचर बनाएंगे, जो वो सारे ओवरलोड सिग्नेचर्स है उससे कंपेटेबल रहना चाहिए, जो लिस्ट करके रखे। तो अभी एग्जांपल देखते हैं कुछ, कि ओवरलोडिंग विद डिफरेंट पैरामीटर टाइप्स। ओके, तो अभी पैरामीटर का टाइप डिफरेंट है, तो यहाँ पे नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अभी ऐसा लिखेंगे कि अगर नंबर है या स्ट्रिंग है या बुलियन है, तीनों में से कुछ भी, तो रिटर्न वैल्यू इज, जो भी है वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में डालेंगे। ओके, अभी अगर कंसोल डॉट लॉग 100, तो अगर 100 नंबर है तो वैल्यू इज 100 ऐसा डालेंगे। फिर अगर डिस्प्ले हेलो, तो अगर हेलो है तो स्ट्रिंग है बराबर, तो वो भी प्रिंट होएगा, वैल्यू इज हेलो। और अगर ट्रू है
तो वो भी इसमें प्रिंट होएगा क्योंकि बुलियन के लिए भी हैंडलिंग है कि हर एक टाइप के लिए हम लोग ने ये लिखा, क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन सिग्नेचर, इसको इम्प्लीमेंटेशन सिग्नेचर बोलते हैं। और ये ओवरलोड सिग्नेचर मतलब क्या क्या टाइप के बन सकते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, ओवरलोड सिग्नेचर विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो ओवरलोड सिग्नेचर देखते हैं, दो पैरामीटर है, तीन पैरामीटर है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन सिग्नेचर कैसे बनेगा, इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन। तो अभी ये ए है, ये बी है, ये सी है, बराबर। तो दो तो है ही दोनों में, अगर तीसरा वाला एक एक्स्ट्रा आया ऑप्शनल, ठीक है, तो फिर हम लोग को हैंडल करना है, बराबर। तो अगर देखेगा कि रिटर्न सी मतलब सी अनडिफाइंड है, अगर ओके नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड मतलब सी का कुछ वैल्यू है, तो ए प्लस बी प्लस सी करेगा, नहीं तो ए प्लस बी करेगा। ओके, मतलब तीन नंबर दिए तो जैसे कि तीन नंबर दिए तो तीनों को ऐड करेगा, अगर दो दिया तो ये थर्ड वाला अनडिफाइंड मिलेगा, बराबर। तो ये इस वाले केस में जाएगा। ओके, तो फिर दोनों को ऐड करें, थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव। नेक्स्ट देखते हैं ओवरलोडिंग में डिफरेंट रिटर्न टाइप्स। तो अभी रिटर्न टाइप डिफरेंट है यहाँ पे। ओके ओके, तो सिर्फ रिटर्न टाइप डिफरेंट है, लेकिन इसमें भी एक कैच है कि यहाँ पे अगर रिटर्न टाइप के बेसिस पे कर रहे हैं तो ये कभी भी पैरामीटर सेम नहीं रहना चाहिए। ये आगे देखते हैं हम लोग। ओके, तो अभी सपोज रिटर्न टाइप डिफरेंट है, तो यहाँ पे अगर इनपुट ये है, हम लोग ने दो दिया, स्ट्रिंग या फिर नंबर, और रिटर्न टाइप स्ट्रिंग या फिर नंबर है, ठीक है। तो फिर रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट मतलब जो इनपुट है उसका रिटर्न टाइप अगर है स्ट्रिंग है, ओके, तो रिटर्न सॉरी टाइप ऑफ इनपुट इज इक्वल टू स्ट्रिंग, मतलब जो पैरामीटर पास किया है वो अगर स्ट्रिंग है, तो फिर वो पैरामीटर को हम लोग अपर केस में करके बेच रहे हैं। नहीं तो फिर क्या कर रहे हैं कि अगर नंबर है, ठीक है, तो फिर उसको मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे। तो अभी यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया, तो उसका इनपुट का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो उसको अपर केस करेंगे तो हेलो। और अगर नंबर पास किया, ठीक है, तो टाइप ऑफ इनपुट नंबर है मतलब एल्स में जाएगा, तो इनपुट इंटू टू, तो 10 इंटू 2 20, ये रिटर्न आएगा। अभी कुछ इनकरेक्ट फंक्शन ओवरलोडिंग एग्जांपल देखते हैं। ओके, ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं ओवरलोडिंग विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाँ, अभी सिर्फ यहाँ पे हम लोग ने ओवरलोडिंग की है बट इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन नहीं दिखा। ओवरलोडिंग स्ट्रक्चर है बट इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन नहीं है, तो इस वजह से वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट रिटर्न टाइप इन इम्प्लीमेंटेशन, तो फिर यहाँ पे ये कैलकुलेट है और इसका रिटर्न टाइप नंबर स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन हम लोग ने स्ट्रिंग और नंबर के लिए कुछ हैंडल नहीं किया जैसे बुलियन के लिए, बिकॉज फंक्शन मस्ट रिटर्न आइदर नंबर और स्ट्रिंग, बट हम लोग बुलियन का लिखे तो इट्स इनकरेक्ट। So overloading with identical parameter types but different return types. ओके, तो यहाँ पे आइडेंटिकल पैरामीटर टाइप है, ये हम लोग ने बताया था, बट रिटर्न टाइप डिफरेंट है, तो ऐसे का हम लोग कर नहीं सकते। ओके, बिकॉज टाइपस्क्रिप्ट डजंट अलाउ ओवरलोड विद आइडेंटिकल पैरामीटर टाइप बट डिफरेंट रिटर्न टाइप्स, तो इसका अलाउड नहीं है। ओवरलोडिंग विद इनकम्पैटिबल पैरामीटर टाइप्स, ठीक है, तो ओवरलोडिंग विद इनकम्पैटिबल पैरामीटर टाइप्स, तो पैरामीटर का टाइप, तो यहाँ पे यूआरएल स्ट्रिंग है और नंबर है। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन विद इनकरेक्ट रिटर्न टाइप। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रिंग और नंबर पैरामीटर के लिए हैंडलिंग तो है, लेकिन इसका रिटर्न टाइप नंबर है। ओके, तो रिटर्न टाइप नंबर है, तो ये 42 आएगा ये वाइल लूप में। यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि वो स्ट्रिंग देगा, ओके, बट हम लोग रिटर्न नंबर कर रहे थे, तो इसकी वजह से वो इनकरेक्ट है, ठीक है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहिए था। ओके, ओवरलोडिंग विद ऑप्शनल पैरामीटर एट कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ऐड ए नंबर बी नंबर है, तो फिर ऐड ए नंबर बी नंबर सी नंबर। ओके, तो यहाँ पे तीन पैरामीटर्स के लिए हम लोग को सिग्नेचर लिखना है ओवरलोडिंग का, और दो पैरामीटर्स के लिए, ठीक है। बट हम लोग ने अभी क्या लिखा है इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन कि ये सेकंड वाले को भी ऑप्शनल ले रहे हैं। ओके, बट यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर
यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक 1,2 और अनडिफाइंड, मतलब दो दो पैरामीटर वाला देंगे ऐड 1,2। तो फिर वो कैसे हैंडल करेगा? ओके, तो उसका हैंडलिंग उसके पास नहीं है। तो अगर दो दे रहे हैं तो ये ओके, तो रिटर्न ए प्लस बी क्वेश्चन मार्क जीरो प्लस सी क्वेश्चन मार्क जीरो। तो बी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ओके, यहाँ पे क्या है, इनवैलिड बिकॉज द सेकंड ओवरलोड एक्सपेक्ट्स 3 पैरामीटर। ओके, but the implementation treats B as optional. This can cause unexpected behavior when calling add 1, 2। ओके, तो मतलब अगर दो है ऐड 1, 2, दो है तो तीन रहना ही चाहिए ऐसा, मतलब यहाँ पे दो है तो तीन रहना ही चाहिए ऐसा, समझे? एक तो एक अलाउड है, मतलब एक के लिए हम लोग लिख रहे हैं, या फिर ए बी सी तीन के लिए लिख रहे हैं ऐसा। दो के लिए कुछ है ही नहीं, बट यहाँ पे वो दो का भी लिख के रखा है, तो तीन करेक्ट है, अलाउड करेगा ऐसा। तो ये फंक्शनल कॉलबैक का था, और ये फंक्शनल ओवरराइड लोडिंग का हैंडलिंग था। ओके, तो अभी हम लोग टाइपस्क्रिप्ट एरेस और टपल देखते हैं। तो एरे तो हम लोग को पता है। ओके, तो उसको डिक्लेयर करने के दो वेज हैं। एक तो हम लोग यूजिंग एरे लिटरल से कर सकते हैं। तो उसमें कैसा है कि अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे लेट नेम्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग, और ये एम्प्टी एरे की है, तो फिर यहाँ पे उसको वैल्यू असाइन किया विद हेल्प ऑफ इंडेक्स। ओके, उसका इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। ओके, और फिर सेकंड और एक मतलब अप्रोच वन में है पे कि ये डाटा टाइप दिया हम लोग ने स्ट्रिंग है। ओके, ये एरे का अभी मतलब स्ट्रिंग। ओके, और फिर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग उसका डाटा टाइप बताए, और फिर इसको वैल्यू स्टोर किए। अभी अप्रोच टू क्या है, जेनरिक एरे सिंटैक्स। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग ने नाम दिया एरे का, और ये ऐसा टाइप बताया कि वो एरे और इसका डाटा टाइप। ओके, तो अभी यहाँ पे ये एरे के एलिमेंट्स है। ओके, ये एरे के एलिमेंट्स हैं। तो फिर ये एरे के एलिमेंट्स है 0, 1, 2, 3। ओके, तो ये ऐसे इंडेक्स है, तो ऐसा हम लोग ने उसको डिफाइन किया। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे, तो ये एरे क्या है, स्ट्रिंग और नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मतलब दो, या तो स्ट्रिंग रह सकता है डाटा, या फिर नंबर रह सकता है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग और नंबर का मिक्स है, देख सकते हैं। फिर उसके बाद लेट डाटा इज इक्वल टू एरे एनी। एनी मतलब क्या, कोई भी टाइप का डाटा रह सकता है। नेक्स्ट है एक्सेस एरे एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का इंडेक्स स्टार्ट होता है हमेशा जीरो से। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे कि अभी ये नेम्स नाम का एरे है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। हम्म, तो यहाँ पे नेम्स नाम का एरे है ये, तो इसमें ये सारे नाम्स है। तो नेम्स ऑफ वन करेंगे तो ये फर्स्ट नाम प्रिंट होएगा 0, 1, 2, 3, 4। ओके, तो नेम्स ऑफ फोर करेंगे तो ये रेंज के बाहर का है, तो आउट ऑफ बाउंड्स, मतलब अनडिफाइंड आएगा, लेकिन आउट ऑफ बाउंड से इसलिए अनडिफाइंड आया। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेटिंग ओवर एन एरे। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग को तीन वे से यूजिंग फॉर लूप, फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप। तो फॉर लूप क्या करता है, ये अपना ट्रेडिशनल वे है, हम लोग को लेंथ पता रहना चाहिए जीरो से लेके ये लेंथ तक जाने का, और हर एक को वो इंडेक्स का वैल्यू हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ले रहे थे हम लोग, एक्सेस कर रहे थे। ओके, ओके, तो ऐसा हम लोग इटरेट कर सकते हो। फॉर इन से क्या होएगा, हम लोग को लेंथ पता नहीं रहेगी तो भी चलेगा। तो लेट आई इन ईएमपी आईडी। ओके, तो यहाँ पे आई का इन है बराबर, इन तो इन में आई का मतलब रहता है इंडेक्स। ओके, तो ये आई हम लोग को इंडेक्स देगा, तो ऐसा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। और फॉर ऑफ, तो ऑफ मतलब क्या कि ऑब्स्टेकल्स। ओके, तो जैसे ये एरे है तो इसके अंदर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, तो डायरेक्ट वो वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को। ओके, तो अभी जैसे कि लेट एलिमेंट ऑफ डाटा, तो ये एलिमेंट हम लोग को क्या देगा, डायरेक्टली वैल्यू दे देगा। ओके, अभी पासिंग एन एरे टू द फंक्शन। ओके, तो ये सर्च का फंक्शन है। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट दे रहे हैं, मतलब नंबर बोल रहे हैं, जैसे कि नंबर है, और यहाँ पे हम लोग एरे दे रहे हैं। ओके, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये नंबर ये एरे में प्रेजेंट है क्या, बताओ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिमेंट नाम का एक नंबर टाइप का बना है, और ये एरे नाम का नंबर एरे है। ओके, तो ये एलिमेंट चेक करेगा हर एक एरे के इंडेक्स पे कि वो प्रेजेंट है क्या, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ओके,
तो अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मतलब इसका इसमें मेन क्या बता रहे हैं हम लोग कि हम लोग एज ए एरे एरे को पैरामीटर पास कर सकते हैं। ओके। ओके। अभी हम लोग एज ए पैरामीटर पास किया, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एरे को पास किया एज ए पैरामीटर। अभी ये 20 ये एरे में है क्या, प्रेजेंट है, तो ये ट्रू आएगा। ओके। 100 ये एरे में प्रेजेंट है कि नहीं, तो ये फॉल्स आएगा। ऐसा इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं फंक्शन को, और एरे को पैरामीटर पास कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फंक्शन रिटर्निंग एन एरे। A function can take an array as input and return a modified array. ओके। सो ये फंक्शन है कैपिटलाइज वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग रिटर्न भी कर सकते हैं एरे को। ओके, तो ये पैरामीटर से पैरामीटर पास किया है यहाँ पे एरे को। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को, ये रिजल्ट नाम का नया एरे बना है, तो उसमें हर एक इंडेक्स पे वो जो वैल्यू है उसको अपर केस में करके ऐड करते जा रहे हैं, फिर वही रिजल्ट एरे को रिटर्न कर देंगे। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे कि हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। ओके, रिटर्न एरे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये रिटर्न किया है इसको, एरे को, तो ये प्रिंट होएगा कैपिटल वाला एरे। ओके, तो यहाँ पे की टेकअवेज क्या है कि हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए एरे को हम लोग के दो टाइप है, एरे लिटरल्स और जेनरिक सिंटैक्स। और यहाँ पे इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और हम लोग को अगर एक्सेस मॉडिफायर इटरेट करना है तो हम लोग के पास तीन में से फॉर, फॉर इन और फॉर ऑफ, यहाँ पे इंडेक्स यूज होता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब वैल्यू मिलता है हम लोग को। ओके, और यहाँ पे एरे कैन बी पास टू द फंक्शन और रिटर्न, हम लोग रिटर्न कर सकते हैं एरे को। नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं, टपल। ओके, तो टपल क्या है, टपल इज अ फिक्स लेंथ एरे वेयर ईच एलिमेंट हैव स्पेसिफिक टाइप। ओके, तो इसका लेंथ फिक्स रहता है, ये मेन है, और हर एक एलिमेंट का टाइप स्पेसिफिक रहता है। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यूज साथ में रख सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि सेम ही रहेगा, डिफरेंट डेटा टाइप का रख सकते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे, तो लेट पर्सन इज इक्वल टू स्ट्रिंग और नंबर, तो पहला हमेशा स्ट्रिंग रहना चाहिए, दूसरा नंबर, तो ये अलाइस, और इसका नंबर जैसे कि एज वगैरह है तो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग पर्सन ऑफ 0, तो ये अलाइस देगा पर्सन ऑफ 1 25। ठीक है, तो टपल में हम लोग टाइप बता के रख सकते हैं और लेंथ फिक्स रहता है। ओके। ओके, तो अभी हम लोग एरे के कुछ मेथड्स देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड है पुश। तो इससे क्या होता है पता है क्या, कि हम लोग एरे में एट द एंड ऑफ द एरे मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐड करने तो कर सकते हैं। ओके, तो सिंटेक्स है एरे डॉट पुश, और फिर वो एलिमेंट्स डालने का, जो भी जितने भी है वो डालेंगे। तो अभी जैसे कि एरे 1 2 3, अभी हम लोग इसमें पुश कर रहे 4 5, तो ये इसमें एंड में जाके ऐड हो जाएगा। अभी पॉप। ओके, तो रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे एंड रिटर्न इट। तो पॉप क्या करता है कि लास्ट एलिमेंट है। ओके, तो ये जैसे मैंगो है, तो लास्ट फ्रूट इज इक्वल टू फ्रूट डॉट पॉप, तो ये तो निकल गया, लेकिन ये लास्ट फ्रूट में वो ऐड हुआ रहेगा। ठीक है, तो लास्ट फ्रूट को प्रिंट करेंगे तो मैंगो आएगा, और फ्रूट्स को प्रिंट करेंगे तो ये मैंगो निकल गया है, बचा हुआ आएगा। ओके, अभी शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट क्या करता है कि रिमूव फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे एंड रिटर्न इट। ओके, तो एरे डॉट शिफ्ट, ये 1 निकल जाएगा, तो ये फर्स्ट में आ गया। ओके, 1, और बचे हुए एलिमेंट्स है 2 3, तो ये नंबर को प्रिंट करेंगे तो वो आएगा। तो कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट, तो फर्स्ट को प्रिंट करेंगे तो ये जो निकल गया है यहाँ से वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अभी अनशिफ्ट क्या रहता है कि ऐड वन और मोर एलिमेंट्स टू द बिगिनिंग ऑफ एन एरे। ओके, अनशिफ्ट मतलब क्या, ऐड वन और मोर एलिमेंट्स टू द बिगिनिंग ऑफ एन एरे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ऐड वन और मोर एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ एन एरे, तो एरे डॉट अनशिफ्ट एलिमेंट 1 कॉमा एलिमेंट 2। तो फिर अभी स्टार्ट में ऐड करना है बराबर, तो फिर लेट फ्रूट्स इज इक्वल टू बनाना ऑरेंज, फिर अनशिफ्ट एप्पल किया, तो नया जो बनेगा फ्रूट्स वो ये रहेगा, एप्पल बनाना ऑरेंज, क्योंकि यहाँ पे ये ऐड हो गए। ओके, नाइस। नेक्स्ट है कॉनकैट। तो कॉनकैट क्या करता है, कंबाइंस टू और मोर एरेस एंड रिटर्न्स अ न्यू एरे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2, ठीक है, इसको कॉनकैट किया। ओके, एंड मतलब क्या कि एड मर्ज करेंगे, तो 1 2 है, 3 4 है, तो इसको हम लोग ने मर्ज किया नए रिजल्ट नाम का एरे में, तो ये नया एरे बना और उसमें 1 2 भी है, 3 4 भी है। अभी नेक्स्ट है स्लाइस। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट सेक्शन ऑफ एन एरे विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल एरे।
तो फिर एक्सट्रैक्ट द सेक्शन ऑफ एन एरे विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल एरे। तो यहाँ पे एरे डॉट स्लाइस स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स। सो यहाँ पे एंड इंडेक्स रहता है, वो एक्सक्लूसिव रहता है। ओके, तो एंड इंडेक्स एक्सक्लूसिव रहता है। अभी यहाँ पे फ्रूट्स है बराबर, तो कीवी एप्पल बनाना मैंगो। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट द सेक्शन ऑफ एन एरे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है स्लाइस। एक्सट्रैक्ट सेक्शन ऑफ एन एरे विदाउट मॉडिफाइंग ओरिजिनल एरे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्सट्रैक्ट सेक्शन ऑफ एन एरे विदाउट मॉडिफाइंग ओरिजिनल एरे। तो अभी सेक्शन ऑफ द एरे हम लोग को लेना है, एंड इंडेक्स इज एक्सक्लूसिव, मतलब हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करते। तो अभी यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला है, सिलेक्टेड इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट स्लाइड 1,3, तो 0, 1, 2, 3। ओके, तो 1 से लेके 3 को एक्सक्लूड करेंगे तो 1,2 तो आएगा एप्पल और बनाना। तो ये हम लोग का आउटपुट है सिलेक्टेड का, एप्पल और बनाना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइस। ओके, अभी स्प्लाइस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड और रिमूव एलिमेंट एट एनी पोजिशन इन द एरे। ओके, स्प्लाइस क्या करता है, ऐड और रिमूव एलिमेंट्स एट एनी पोजिशन इन द एरे। तो एरे डॉट स्प्लाइस। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट डिलीट काउंट आइटम 1 आइटम 2। तो यहाँ पे ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं पहले कि रिमूव कैसे करते हैं। ओके, तो लेट, ये हम लोग का फ्रूट्स नाम का एरे है, एप्पल बनाना चेरी। ओके, तो अभी स्टार्ट हम लोग को इंडेक्स 1 से करना है, इंडेक्स 0, 1, 2। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, और डिलीट काउंट मतलब एक डिलीट करना है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तो ये डिलीट किया तो बचा क्या, एप्पल और चेरी, तो ये आउटपुट आ गया। अभी नेक्स्ट, भी ऐड करना है। ओके, तो हम लोग को स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 1, अभी बचा क्या, ये एप्पल और चेरी, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, और हम लोग को इंडेक्स 1 पे ऐड क्या करना है, ऑरेंज। ओके, तो हम लोग ऑरेंज मतलब जितने भी आइटम्स है ना वो ऐड कर देने के इंडेक्स बता के। ठीक है, तो स्टार्ट इंडेक्स 1 है, डिलीट तो कुछ करना नहीं है, ऑरेंज करना है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एप्पल, ऑरेंज और चेरी, ठीक है, तो ये बीच में ऐड हो गया एक एलिमेंट ऑरेंज। ठीक है, अभी नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ। तो अभी ये क्या करता है कि रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ वैल्यू और -1 इफ नॉट फाउंड। तो अभी ये क्या करता है, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स। ओके, तो फ्रॉम इंडेक्स तो ऑप्शनल है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लेट फ्रूट्स, ये फ्रूट्स नाम का एरे है, तो इंडेक्स ऑफ फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ बनाना, तो बनाना का इंडेक्स हम लोग को देखना है। तो ये आ गया हम लोग को 1। ओके, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट डॉट इंडेक्स ऑफ ग्रेप्स, तो ग्रेप्स तो है ही नहीं, तो इसलिए -1 आ गया। अंडरस्टूड, तो ऐसा है। अभी नेक्स्ट है इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स क्या करते हैं, चेक इफ एनी एरे कंटेन्स अ स्पेसिफिक वैल्यू, रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। ओके, तो इंक्लूड्स क्या करते हैं, चेक इफ एनी, इफ एन एरे कंटेन्स अ स्पेसिफिक वैल्यू, रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एरे डॉट इंक्लूड्स वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रूट्स, एप्पल बनाना। ओके, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स बनाना। तो फ्रूट में मतलब यहाँ पे क्या है कि देखता है कि एरे में कोई वैल्यू है कि नहीं, स्पेसिफिक वैल्यू, अगर मतलब हम लोग जो सर्च कर रहे हैं तो है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो फ्रूट डॉट इंक्लूड्स बनाना। ओके, तो फ्रूट डॉट इंक्लूड्स बनाना, तो आउटपुट ट्रू आएगा। और फ्रूट डॉट इंक्लूड्स ग्रेप, तो आउटपुट फॉल्स आएगा। ओके, तो ग्रेप क्योंकि इसमें है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो बनाना प्रेजेंट है तो ट्रू आया, और ग्रेप प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स आया। नेक्स्ट है टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग क्या करता है, कन्वर्ट्स द एरे टू अ कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एरे डॉट टू स्ट्रिंग है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग में बना रहे हैं, तो ये हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा डालेगा और ये स्ट्रिंग हो जाएगा। तो जैसे कि 1, 2, 3, और ये है स्ट्रिंग। ओके, ये है स्ट्रिंग। अभी 11th है फॉर ईच। तो एग्जीक्यूट अ फंक्शन वंस फॉर ईच एलिमेंट। ओके, तो एरे डॉट फॉर ईच फंक्शन एलिमेंट इंडेक्स एरे। ओके, तो फॉर ईच क्या करता है कि हर एक एलिमेंट के लिए एक बार कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, ऑन ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे। तो जैसे कि अभी एग्जांपल देखते हैं, सिंटैक्स देखते हैं, एरे डॉट फॉर ईच। अब ये फंक्शन है,
और ये एलिमेंट है, ये इंडेक्स है और ये एरे है। तो ठीक है, देखेंगे तो पता चलेगा। ओके, तो ये अभी हम लोग का फ्रूट्स नाम का एरे है। ओके, ये फ्रूट्स नाम का एरे है। अभी फ्रूट्स डॉट फॉर ईच फ्रूट्स कॉमा फ्रूट कॉमा आई। ओके, तो फ्रूट्स डॉट फॉर ईच फ्रूट कॉमा आई। तो अभी यहाँ पे फॉर ईच में हम लोग ने पहला दिया फ्रूट। ओके, तो हर एक एलिमेंट को अभी हम लोग बोल रहे हैं कि फ्रूट। ओके, अभी उसके बाद इंडेक्स। ओके, तो अभी ये इंडेक्स है, तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स देंगे। ओके, इंडेक्स। और अभी यहाँ पे हम लोग ने फ्रूट्स मतलब एरे का नाम तो दिया है। ठीक है, फिर से देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो फाइन। यूज करना रहेगा इसके अंदर एरे को तो दे सकते हैं, अगर एरे को यूज करना है तो दे सकते हैं, नहीं करना है तो ठीक है। अभी ये लोग को नहीं करना है यूज, तो नहीं अंदर डाला है फिर से एरे को। ठीक है, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडेक्स है और वो एलिमेंट है फ्रूट का, उसको डायरेक्ट मतलब एलिमेंट पे काम कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे ये i+1 है, तो ये आएगा 0+1 1 और पहला फ्रूट एप्पल। और ये 2 आएगा, मतलब 1+1 2 आएगा और ये बनाना। ओके, 0 1, तो ये 1+1 2 आ गया और ये बनाना ऐसा। तो हर एक एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया ये लोगों ने, कंसोल मतलब प्रिंट किया है हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा, नंबरिंग देख के और इसको। ठीक है, अभी मैप क्या करता है, क्रिएट अ न्यू एरे विद द रिजल्ट ऑफ फंक्शन अप्लाइड टू एवरी एलिमेंट। ओके, तो ये नया एरे बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ मतलब रिजल्ट, जो क्योंकि हर एक एलिमेंट पे कुछ फंक्शन लगा है तो उसके बेसिस पे वो एक नया एरे बना के देगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट का आउटपुट जो रिटर्न करेगा वो इन नए एरे में स्टोर करेगा। तो देखते हैं, एरे डॉट मैप, जब ये फंक्शन है एलिमेंट तो हम लोग को पता चला, इंडेक्स और एरे सबका यूज पता चला है। अभी देखते हैं नम्स, तो 1 2 3 है, तो स्क्वायर्स इज इक्वल टू नम्स डॉट मैप। अभी इसके अंदर फंक्शन क्या लिखा हम लोग ने। ओके, ये हम लोग का वो है, क्या बोलते हैं, नम्स डॉट मैप एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट को एन बोला है हम लोग ने। ओके, और फिर उसके बाद बस हम लोग ये लोग ने बस एलिमेंट ही दिया है, इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद डायरेक्टली फंक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म किया है कि एन इंटू एन। तो फिर इससे क्या होता है कि हर एक का स्क्वायर आ रहा है, तो 1 4 9 ऐसा। ठीक है, ये दो का यूज नहीं था तो नहीं डाला। ओके, अभी फिल्टर, तो फिल्टर क्या करता है, creates a new array with all the elements that pass the test provided by the function. Okay, तो ये क्या करते हैं, create a new array with all elements that pass the test provided by the function। तो creates a new array with all the elements that pass the test provided by the function। तो array dot filter function element, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मतलब एक नया एरे बनाता है और हर एक एलिमेंट पे वो देखेगा कि ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो अगर नहीं कर रहे तो उसको रिमूव कर देंगे। ओके, अगर कर रहा है तो उसको रखेंगे, नए एरे में पुश करेंगे। ओके, तो अभी जैसे कि ये तो हम लोग को पता है, तो एरे डॉट फिल्टर, अभी ये 4 एलिमेंट्स है नए अपने एरे में, तो नम्स डॉट फिल्टर, अभी ये एलिमेंट है। ओके, ये है अपना एलिमेंट, ये दोनों की जरूरत नहीं है, अभी वो एलिमेंट पे क्या ऑपरेशन चेक कर रहा है कि एन मॉड 2 इज इक्वल टू 0 है क्या, मतलब क्या वो इवन है क्या देख रहा है, 1 इवन है क्या, नहीं तो नए एरे में नहीं आएगा। 3 इवन है क्या, नहीं तो बचा क्या 2 4, तो नया जो एरे है इवंस नाम का उसमें आएगा 2 4। अभी नेक्स्ट देखते हैं रिड्यूस। ओके, सो ये क्या करता है, अप्लाइज अ फंक्शन टू रिड्यूस द एरे टू अ सिंगल वैल्यू, एग्जांपल सम। तो एरे डॉट रिड्यूस। ओके, तो अभी ये एक्यूमुलेटर है, एलिमेंट है, इंडेक्स है, एरे है और ये इनिशियल वैल्यू है। तो ठीक है, सोचते हैं। तो एक्यूमुलेटर, ठीक है, मतलब ये सम वगैरह रहता है ना, सम या फिर एवरेज, ये सब के लिए यूज कर सकते हैं। अभी एलिमेंट तो हम लोग को पता है, इंडेक्स पता है, एरे पता है। ओके, और इनिशियल वैल्यू हम लोग इसमें पास करेंगे रिड्यूस वाले इसमें। ओके, और ये फंक्शन में पहला एलिमेंट बस एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं नम्स डॉट रिड्यूस। ठीक है, सम मतलब क्या, ये पहला एक्यूमुलेटर है और हर एक एलिमेंट को हम लोग बोल रहे हैं एन। ओके, ये एन है और ये एक्यूमुलेटर है, मतलब क्या कि जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो इसमें आएगा। ओके, तो अभी सम डॉट सम सम प्लस एन। ओके, तो अभी और इसका इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो इनिशियल वैल्यू 0 है, तो अभी 0 प्लस फिर हर एक एन का वैल्यू जो है वो ऐड होता जाएगा, तो 0 + 1 1। तो अभी मतलब ये एक्यूमुलेटर है वो बनेगा 1।
अभी नेक्स्ट टाइम आएगा तो सम प्लस एन, तो वन प्लस नेक्स्ट क्या है टू, तो वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। तो एक्यूमुलेटर का वैल्यू बना थ्री। ओके, अभी नेक्स्ट है थ्री, तो सम थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर का वैल्यू बना सिक्स, तो ये हम लोग ने रिटर्न किया, तो ये सिक्स हम लोग को रिटर्न होएगा। ओके, तो इसका यूज क्या है कि अप्लाइज अ फंक्शन टू रिड्यूस द एरे टू अ सिंगल वैल्यू। ओके, तो ये सिंगल वैल्यू को रिटर्न करने में यूजफुल है। अभी नेक्स्ट देखते हैं सम returns true if at least one element passes the test। ओके, तो ये इजी है, एलिमेंट इंडेक्स एरे ये इसमें रहता है। ओके, तो सम मतलब क्या कि अभी वन टू थ्री है, तो ये देख रहा है कि एक भी वैल्यू लेस देन जीरो है क्या। ठीक है, अगर एक भी वैल्यू रहेगा तो फिर वो ट्रू बोलेगा। ओके, एल्स फॉल्स बोलेगा, तो एक भी वैल्यू लेस देन जीरो है क्या, नहीं है, तो ये फॉल्स आउटपुट देगा। अभी एवरी मतलब क्या कि ऑल एलिमेंट्स पास द टेस्ट। ठीक है, तो एरे डॉट एवरी, ओके, फंक्शन एलिमेंट इंडेक्स एरे, ये तो सेम ही है। तो अभी एन मॉड टू इज इक्वल टू हर एक एलिमेंट इवन है क्या देख रहे हैं, तो ऑल इवन। ओके, तो वो भी हर एक एलिमेंट इस पे चेक करेगा, इस पे करेगा, इस पे करेगा, सब कुछ ट्रू आया, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ऑल एलिमेंट्स शुड रिटर्न द ट्रू। फिर रिटर्न ट्रू इफ ऑल एलिमेंट्स पास द टेस्ट, तो ऑल एलिमेंट्स ने पास किया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, तो अभी एरे मेथड्स का हम लोग थोड़ा शॉर्ट समरी देखते हैं। तो फॉर ईच पहला क्या करता है कि हर एक एलिमेंट पे कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, कुछ एरे रिटर्न विटर्न नहीं करता। ठीक है, बस वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है हर एक एलिमेंट को और छोड़ देता है। मैप क्या करता है, नया एरे बनाता है। ओके, तो ये नया एरे आएगा सेम लेंथ का। तो क्रिएट्स अ न्यू एरे विद रिजल्ट ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट, तो मतलब हर एक एलिमेंट पे कुछ कुछ परफॉर्म कॉल होएगा और ये न्यू एरे है, तो उसमें वो रिजल्ट हर एक एलिमेंट का स्टोर होते जाएगा, तो ऐसा न्यू एरे बनाएगा मैप। ओके, फिल्टर क्या करेगा कि अभी हर एक एलिमेंट है एरे का, तो उसमें से कुछ हर एक एलिमेंट पे इफ कंडीशन चेक करेगा, जो जो पास होते हैं उसको रखेगा, जो फेल होते हैं उसको रिमूव करेगा। ओके, तो ये नए एरे में ये जो पास हुए हैं वही रहेंगे। ठीक है, ये भी रिटर्न नया एरे करते हैं। ठीक है, हर एक में एलिमेंट इंडेक्स और एरे रहता है। ठीक है, तो ये इंडेक्स और एरे ऑप्शनल है, हम लोग को चाहिए तो यूज कर सकते हैं। अभी रिड्यूस क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके पास एक एडिशनल एट्रीब्यूट रहता है एक्यूमुलेटर फंक्शन के अंदर, और एक एक्स्ट्रा पैरामीटर रहता है, यहाँ पे दिया नहीं है बट एक रहता है ये किससे मतलब वो करने इनिशियलाइज करने वैल्यू। ओके, तो वो एक एडिशनल पैरामीटर रहता है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर है, तो इसमें जैसे एक्यूमुलेटर को इनिशियलाइज किया सम इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ से इनिशियलाइज किया ये वाले से, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो करंट वैल्यू है, ओके, तो लेटर करंट वैल्यू इंडेक्स है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एलिमेंट है बराबर, तो एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट को मतलब ऐड करते जाएंगे, जैसे कि एन है बराबर, तो एन इज इक्वल टू वन टू थ्री है एरे। ओके, वन कॉमा टू कॉमा थ्री ये एरे। ओके, तो एन ऑफ जीरो को ऐड करेंगे, फिर वन को करेंगे, टू को, मतलब सबका सम लेंगे, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, तो ये सिक्स आएगा। तो ऐसा ही रिड्यूस में कर सम में क्या कि एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो वो ट्रू करेगा, इसका रिटर्न टाइप बूलियन है। और एवरी में क्या कि सारे ट्रू रहने चाहिए, तो ही इसका भी रिटर्न टाइप बूलियन है। ओके, देखो ये रिड्यूस सम और एवरेज के लिए करते हैं। सम returns to if any element matches the condition, every returns to if all element matches the condition। और फिल्टर क्या करता है कि सर्टन एलिमेंट्स को ही रखता है बेस्ड ऑन द कंडीशन। और मैप क्या करता है, ट्रांसफॉर्म डाटा एंड रिटर्न्स अ न्यू एरे ऑफ लेंथ सेम लेंथ, मतलब क्या सेम लेंथ का एरे रिटर्न करता है, हर एक एलिमेंट पे कुछ ऑपरेशन करके जो रिटर्न आ रहा है वो नए एरे में स्टोर करके रिटर्न करेगा। फॉर इच मतलब क्या कि इट डजेंट रिटर्न एनीथिंग, बट हर एक एलिमेंट के बेस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ओके, तो अभी हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में देखते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। तो स्ट्रिंग्स इन टाइपस्क्रिप्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। ओके, तो स्ट्रिंग तो हम लोग को पता ही है, तो हम लोग सिंगल कोट्स में भी दे सकते हैं, डबल कोट्स में और बैक टिक्स में भी। टिक्स ऐसा रहता है, तो इसके अंदर अगर कुछ हम लोग को ऐड करना है वेरिएबल वगैरह, तो ऐसा हम लोग डॉलर डाल के ऐसा हम लोग उसमें डाल सकते हैं स्ट्रिंग के बीच में। ठीक है, डायनामिक वैल्यू कुछ डालना रहेगा तो ये भी देखेंगे। So why we use backticks? Okay, so backticks allow temporal literals which support string interpolation।
यूजिंग डॉलर और ये मतलब ये अभी दिखाते हैं कैसा। जैसे कि अभी ये डायनामिक वैल्यू है नंबर का, ठीक है, तो नंबर हम लोग को इसमें डालना है, ओके, नम। तो अगर ये 10 है, 11 है, 12 है, जो भी रहेगा, अगर हम लोग को इधर वैसा डालना है, ओके, जो असाइन होएगा वो, तो हम लोग ऐसा स्ट्रिंग के अंदर ऐसा ये वेरिएबल को डाल सकते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग ऐसा यूज करेंगे। ओके, तो ये नंबर इज डॉलर नम और नंबर इज वोंट वर्क एज एक्सपेक्टेड। मतलब क्या कि ये नॉर्मल जो रहता है टिक, नॉर्मल जो रहता है कोड, सिंगल कोट और डबल कोट, उसमें नहीं चलता, लेकिन बैक टिक्स में ही चलता है। ओके। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स। ओके, ठीक है, तो पहला स्ट्रिंग का मेथड है, जैसे कि स्ट्रिंग है हेलो टाइप, तो पहला स्ट्रिंग का मेथड है डॉट लेंथ। ओके, तो इससे हम लोग को क्या होता है, गेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब क्या, ग्रीटिंग डॉट लेंथ इज इक्वल टू 18। ओके, तो इसका लेंथ है 18, तो इसकी वजह से 18 मिला। अभी टू अपर केस और टू लोअर केस, तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं कि चेंज चेंज केस कर सकते थे, पूरा कैपिटल बन गया, पूरा स्मॉल बन गया ऐसा। भी कैरेक्टर एट इंडेक्स, ठीक है, और इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग। ओके, तो हम लोग कौन सा कैरेक्टर है इंडेक्स पे वो देख सकते हैं, गेट अ कैरेक्टर और फाइंड अ सब स्ट्रिंग। ओके, तो ग्रीटिंग कैरेक्टर एट 4, तो इंडेक्स 4 पे, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो 4 पे ओ है, तो यहाँ पे ओ मिल गया हम लोग को। फिर 5 पे स्पेस, ओके, 5 पे स्पेस, 5 पे सॉरी 5 पे कॉमा, 6 पे स्पेस, 7 पे टी, 7 पे टी है, तो फिर टाइप हम लोग का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 7 से, तो यहाँ पे 7 आएगा। ओके, इंडेक्स ऑफ टाइप, तो टाइप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इंडेक्स 7 से, तो हम लोग को 7 मिल गया। अभी सब स्ट्रिंग, मतलब क्या कि मेन का कुछ पार्ट हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो हम लोग सब स्ट्रिंग यूज करेंगे। तो डॉट ग्रीटिंग, मतलब ग्रीटिंग डॉट सब स्ट्रिंग 7 कॉमा 11, 7 तो हम लोग को पता है टाइप है। ओके, तो 7 से लेके अभी हम लोग देखते हैं, तो 7 8 9 10 और 11 एक्सक्लूसिव है, मतलब उसके पहले 10 तक लेंगे, तो हम लोग को मिला टाइप। ओके, तो यहाँ पे टाइप आउटपुट है, ये है एक्सक्लूसिव। ओके, मतलब इसको हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है। तो इंक्लूड सब स्ट्रिंग मतलब क्या, कि कुछ पार्ट स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, जैसे कि अभी स्क्रिप्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो टाइप स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट नाम का है, तो इंक्लूड्स ट्रू देगा। ओके, ऐसा स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं चेक करने के लिए हम लोग इंक्लूड यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट है स्टार्ट विथ, तो हम लोग देखेंगे कि स्टार्ट स्ट्रिंग होता है कि नहीं किसी पैटर्न से, जैसे कि हेलो से स्टार्ट होता है क्या, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है क्या, तो होता तो है, हेलो से स्टार्ट होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है, तो ये हम दोनों ट्रू आ गए। ओके, अभी रिप्लेस, रिप्लेस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग को टाइप स्क्रिप्ट को वर्ल्ड से करना है, ठीक है, तो टाइप स्क्रिप्ट वर्ल्ड से रिप्लेस हो गया, और ये हेलो वर्ल्ड, ये नया मॉडिफाइड ग्रीटिंग का वैल्यू है। अभी स्प्लिट डॉट स्प्लिट डेलिमिनेटर, मतलब कुछ डेलिमिनेटर देके उसके बेसिस पे हम लोग को स्प्लिट करना है, तो अभी स्पेस के बेसिस पे करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर स्पेस देखेंगे तो कितना है स्पेस, ये देखो, ये पहला स्पेस है यहाँ पे, बस। ओके, तो दो आएगा आयरन में, ये हेलो और ये टाइप स्क्रिप्ट एक्सक्लेमेशन मार्क। अभी ट्रिम करेंगे, तो ट्रिम क्या करते हैं, रिमूव स्पेस फ्रॉम स्टार्ट एंड और पुट। ओके, तो ट्रिम डॉट स्टार्ट, मतलब स्टार्ट से एक्स्ट्रा स्पेसेस ब्लैंक स्पेसेस रहेंगे वो निकालेगा, एंड क्या करेगा, एंड से निकालेगा। और ये डॉट ट्रिम मतलब क्या, कि स्टार्ट से भी निकालेगा, एंड से भी निकालेगा, ऐसा। ओके, ओके, अभी हम लोग स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मतलब क्या कि हम लोग ने एक बार ये किया, डिक्लेयर डिक्लेयर किया स्ट्रिंग को, तो उस पर कोई भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कॉनकैट हो गया या फिर ये, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग को मतलब अफेक्ट नहीं करता। ओके, तो ये जो भी मेथड है ओरिजिनल डॉट कॉनकैट, तो ये नया स्ट्रिंग बनाता है, ओके, वर्ल्ड, तो मॉडिफाइड में स्टोर होगा। तो अभी ये ओरिजिनल को अगर प्रिंट करेंगे तो उसमें हेलो ही रहेगा, लेकिन मॉडिफाइड है तो उसमें वो अपडेटेड वाला जो है हेलो वर्ल्ड वो उसमें जाएगा, अंडरस्टूड, मॉडिफाइड वाले में। तो इम्यूटेबल मतलब है कि ओरिजिनल को वो कुछ भी चेंज नहीं करता। बैकटिक्स का और एक यूज है,
इवेक्टिक्स के अंदर हम लोग मल्टी लाइन का कोड भी लिख सकते हैं, तो ये वैसा ही जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही मल्टीपल लाइंस पे प्रिंट होएगा। ठीक है, अगर प्रिंट करेंगे तो। ठीक है, अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ओके, तो की वैल्यू पेयर्स तो पता है। तो इसमें रहते हैं प्रॉपर्टीज, मतलब वेरिएबल्स, और मेथड्स, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं फंक्शंस। ओके, प्रॉपर्टीज मतलब वेरिएबल और मेथड मतलब फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है जैसे कि नेम, एज, सैलरी, और मेथड मतलब गेट डिटेल्स, सेट डिटेल्स। ओके, तो इससे हम लोग फेच कर सकते हैं सेट, मतलब कुछ भी मेथड का यूज के तो हम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अभी ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक एम्प्लॉय, स्टूडेंट, प्रोडक्ट, एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं जैसे एम्प्लॉय, स्टूडेंट, प्रोडक्ट, उनके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो और उसका क्लास बना के जैसे एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय थ्री। ठीक है, तो उनका एक इंस्टेंस बना के हम लोग कर सकते हैं यूज को। तो अभी जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय का बना के दिखाते हैं। तो ये उसका हम लोग ने बनाया ऑब्जेक्ट। ओके, तो हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें नेम है जॉन, सैलरी है 50,000, जॉब है इंजीनियर। फिर इसके अंदर ये मेथड हो गया। फिर इसको हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं, मतलब फंक्शन रहता है। तो इसमें क्या करेगा वो कि दिस डॉट नेम इज द, दिस डॉट जॉब अर्निंग दिस डॉट सैलरी, मतलब ये रिटर्न क्या करेगा कि जॉन इज द इंजीनियर अर्निंग 50,000 ऐसा। ठीक है, तो अभी एक्सेसिंग प्रॉपर्टी, तो इसको अगर हम लोग को प्रॉपर्टी को करना है एक्सेस तो दो वे है, डॉट से भी कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो डॉट नोटेशन, जैसे एम्प्लॉय डॉट नेम करेंगे तो जॉन आएगा, यहाँ पे भी एम्प्लॉय डॉट स्क्वायर ब्रैकेट में नेम करेंगे तो जॉन आएगा। ओके, ऐसा। फिर कुछ मॉडिफाई करना है, एक्सेस हो गया, अभी मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अभी एम्प्लॉय डॉट जॉब है, इंजीनियर से मैनेजर बन गया, तो यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, तो ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो ये इंजीनियर हटा के मैनेजर बन गया ऐसा। तो अभी हम लोग देखते हैं डिफरेंट वेज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट। ओके, तो पहला है यूजिंग ऑब्जेक्ट टाइप, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में होता है। फिर सेकंड है इनलाइन टाइप ऑब्जेक्ट, ये टाइपस्क्रिप्ट में ही चलता है। यूजिंग टाइप एनालिसिस, ये टाइपस्क्रिप्ट में चलता है। यूजिंग क्लासेस, ये दोनों में चलता है। ओके, तो पहला देखते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट टाइप। ओके, तो अभी ये क्या है, बेसिक वे विदाउट स्ट्रिक्ट टाइप। ओके, तो यहाँ पे मतलब बेसिक वे है ऑब्जेक्ट बनाने का, दोनों में चलता है जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में। जैसे कि लेट एम्प्लॉय, इसका टाइप बताया ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे नेम बताया जॉन, एज बताया 30, जॉब बताया इंजीनियर ऐसा। ओके, ओके, अभी यहाँ पे but we can't access properties directly unless we define the structure or use any। ओके, तो इसके प्रॉपर्टीज को अगर एक्सेस करना है तो हम लोग को पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एम्प्लॉय डॉट नेम रहेंगे वगैरह ऐसा, तो हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं एक बार स्ट्रक्चर बन जाए तो। ओके, अभी उसके बाद है इनलाइन टाइप ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट में यूज होता है। तो यहाँ पे कैसे है, हियर वी डिफाइन द स्ट्रक्चर व्हाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये लेट स्टूडेंट का पहले स्ट्रक्चर बनाया कि इसका टाइप क्या रहेगा, फिर कोई मेथड है तो उसका रिटर्न टाइप क्या है वगैरह ऐसा। ओके, तो अभी यहाँ पे फिर उसके बाद उसके वैल्यूज डाले, नेम स्पॉट है, एज 15 है, ग्रेड है, और इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है ऐसा। फिर इसमें एक लिमिटेशन है कि इसमें नीड टू रिपीट द टाइप स्ट्रक्चर फॉर ईच ऑब्जेक्ट, ऐसा करेंगे तो ये बार बार टाइप स्ट्रक्चर रिपीट करना पड़ सकता है। तो इसके लिए भी सॉल्यूशन है, इसके लिए हम लोग टाइप एनालिसिस यूज करेंगे, ये भी टाइप स्क्रिप्ट में यूज होता है। तो यहाँ पे रीयूजेबल टाइप डेफिनेशन। ओके, तो यहाँ पे ये टाइप के डेफिनेशन है प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें हम लोग ने बताया कि नेम रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा, प्राइस रहेगा वो नंबर, और गेट रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। तो अभी हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए ये टाइप यूज कर सकते हैं एज अ डाटा टाइप। ओके, तो लेट बुक वन इज इक्वल टू ये, तो अभी नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें ये टाइप उसका डिफाइंड रहेगा जो इसके लिए प्रोडक्ट का, वो उसको असाइन हो जाएगा। बुक टू के लिए भी सेम डेटा टाइप, फिर इसके अंदर फिर सेम ऐसा वैल्यूज हम लोग असाइन कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया था। ओके, जैसे यहाँ पे किया था असाइन, वैसे कर सकते हैं। अभी इंटरसेक्शन टाइप्स,
मतलब क्या कि कंबाइनिंग मल्टीपल टाइप्स। तो जैसे कि अभी टाइप कैंडिडेट इज इक्वल टू पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट एंड गेट कॉन्टैक्ट इन्फो स्ट्रिंग। जैसे कि टाइप कैंडिडेट इज इक्वल टू पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट एंड ओके। मतलब क्या है कि हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं टाइप को। अभी हम लोग ने एक नया टाइप बनाया, ठीक है। अभी हम लोग के पास पहले ही दो टाइप है, जैसे कि पर्सनल है, ओके, जिसमें पर्सनल फोन नंबर है, डिटेल्स कुछ। फिर एक कॉन्टैक्ट है, ओके, तो उसमें भी कुछ है, ओके। और एक नया एडिशनली उसके टॉप ऑफ दैट ऐड भी किया कि गेट कॉन्टैक्ट इन्फो इज इक्वल टू इसका टाइप स्ट्रिंग। तो ऐसा भी हम लोग बना सकते हैं, ओके। टाइप भी फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट टाइप है यूजिंग क्लासेस। ये जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दोनों में यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं फॉर क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विद सेम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। जैसे कि अभी एक क्लास पर्सन बनाया, जिसमें हम लोग ने कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पब्लिक पब्लिक पब्लिक, मतलब कि हम लोग बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एसएसएन का टाइप स्ट्रिंग है, फर्स्ट नेम का स्ट्रिंग है, लास्ट नेम का टाइप स्ट्रिंग है। तो अभी नेक्स्ट आएगा फंक्शन गेट फुल नेम। तो गेट फुल नेम मतलब स्ट्रिंग, ओके। तो ये क्या करेगा, रिटर्न कि दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट, ठीक है। तो फर्स्ट नेम में क्या आएगा, ओके। तो गेट फुल नेम मतलब ये हम लोग ने ये बनाया, क्या बोलते हैं इसको, मेथड बनाया, ओके। तो ये मेथड बनाया और एक मेथड बनाया कि गेट डिटेल्स, ओके। तो ये डिटेल्स मिलेंगे हम लोग को। तो अब इसको यूज कैसे करेंगे, कि क्रिएट ऑब्जेक्ट लेट पर्सन वन इज इक्वल टू पर्सन न्यू पर्सन 1 2 3 जॉन 2। तो ये एज अ कंस्ट्रक्टर इसको जाएगा वैल्यू कि 1 2 3 किसको जाएगा, एस एस एन को। फिर वन जॉन किसको जाएगा, फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम को जाएगा डॉ, ओके। तो अभी इसके बाद अभी देखते हैं समरी टेबल, ओके। तो इसमें है ऑब्जेक्ट, इनलाइन टाइप, टाइप एनालिसिस, क्लासेस, ओके। तो अभी ठीक है। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे क्लासेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन रहता है। मतलब हम लोग पहले क्लास बनाते हैं और फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर वैल्यू असाइन करेंगे, ऐसा। मतलब क्लास में उसका ब्लूप्रिंट हम लोग बनाते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट मतलब एज ए इंस्टेंस बनाते हैं एंड यूज करते हैं। टाइप एनालिसिस मतलब क्या कि रियूजेबल ऑब्जेक्ट टाइप्स। इनलाइन टाइप मतलब है कि एक ही बार करते, बार बार कर ले तो बार बार उसका टाइप बताना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट टाइप मतलब स्मॉल क्विक ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि क्विकली कुछ ऐसा हम लोग को बनाना है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं हम लोग, ऐसा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि क्लास क्या रहता है, फिर उसके रीड ओनली प्रॉपर्टीज, ऑप्शनल प्रॉपर्टीज, स्टैटिक प्रॉपर्टीज और मेथड्स क्या रहते हैं टाइपस्क्रिप्ट में, ओके। तो क्लास क्या रहता है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स विद प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ओके। जैसे कि अभी एक क्लास पर्सन है, ओके। तो फिर इसके अंदर क्या रहेगा कि अभी यहाँ पे इसके अंदर हम लोग ने प्रॉपर्टीज दे दी कि नेम है, उसका टाइप स्ट्रिंग रहना चाहिए, फिर कंस्ट्रक्टर एक बताया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हम लोग ये प्रॉपर्टीज को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ऐसा हम दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, जो वेरिएबल से मतलब यहाँ से आएगा वो दिस डॉट नेम, मतलब है कि इसको हम लोग इस कीवर्ड से एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम लोग ये मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं ग्रीट। तो ग्रीट अगर कॉल कर रहे हैं तो क्या करेगा, हेलो, एंड फिर जो दिस डॉट नेम मतलब है कि इसमें जो है वो प्रिंट होएगा, ओके, पर्सन का नेम। अभी हम लोग ने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया P1 और पर्सन का नाम दे दिया पवन, ओके, कंस्ट्रक्टर से। तो इसको पवन असाइन हो गया। अभी P1 डॉट ग्रीट करेंगे तो ये कॉल होएगा। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये प्रिंट होएगा हेलो और पवन, तो हेलो पवन प्रिंट होएगा इस, ओके। तो ऐसा हम लोग क्लास को यूज करते हैं और उसका इंस्टेंसेस बनाते हैं, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्ट वगैरह ऐसा बना सकते हैं। अभी रीड ऑनली प्रॉपर्टीज क्या रहता है देखते हैं। सो रीड ऑनली प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो मतलब एक बार इनिशियलाइज किया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रीड ऑनली कीवर्ड यूज करते हैं।
तो यूजफुल फॉर कॉन्स्टेंट्स और वैल्यू दैट शुडंट बी मॉडिफाइड। तो हम लोग को जो वैल्यू मॉडिफाई नहीं करना है एक बार असाइन करने के बाद, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे रीड ऑनली ब्रांड स्ट्रिंग, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग ने रीड ऑनली डिक्लेयर किया, फिर ये ब्रांड स्ट्रिंग का हम लोग यहाँ से कंस्ट्रक्टर से वैल्यू एक बार असाइन करेंगे। अभी हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया, तो कॉन्स्ट कार इज इक्वल टू न्यू कार टोयोटा। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे टोयोटा है ना, तो ये कंस्ट्रक्टर से ब्रांड का वैल्यू टोयोटा असाइन हो गया, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग अपडेट नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग कार डॉट ब्रांड, मतलब ये कौन कार है ना, कार डॉट ब्रांड अगर होंडा डालने का ट्राई करते हैं तो ये होएगा नहीं अपडेट, बिकॉज इट इज अ रीड ऑनली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अभी ऐसा असाइन नहीं कर सकते, ओके। कंस्ट्रक्टर से जो भी असाइन होएगा वही। नेक्स्ट है ऑप्शनल प्रॉपर्टीज। तो ऑप्शनल प्रॉपर्टीज आर नॉट रिक्वायर्ड व्हेन क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क सिंबल यूज करते हैं। यूजफुल व्हेन प्रॉपर्टी इज नॉट ऑलवेज नीडेड, ओके। अभी यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एज नंबर, तो ये हमेशा रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर में भी इसको ऑप्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एज दिया रहेगा तो ये असाइन करेंगे, नहीं रहेगा प्रेजेंट अनडिफाइंड है तो इग्नोर करेंगे। तो जैसे अभी स्टूडेंट S1 बनाया जिसका हम लोग को बस पवन नाम ही पता है, तो सिर्फ कंस्ट्रक्टर से वो ये नेम को पवन असाइन करेंगे, ओके। और अगर सेकंड स्टूडेंट है जिसका नाम है किरण और 22, तो ये किरण असाइन किया, ओके। और हम लोग के पास एज भी है, ठीक है, तो एज प्रेजेंट है, ठीक है, एज यहाँ से पास हुआ है, तो फिर वो एज भी असाइन कर देंगे जो कि 22 है, ओके। अभी नेक्स्ट है स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ठीक है। तो स्टैटिक मेंबर्स बिलोंग टू द क्लास नॉट द इंस्टेंसेस, मतलब कि स्टैटिक मेंबर इसको बिलोंग नहीं करते। तो S2 डॉट वगैरह ऐसा यूज करके हम लोग नहीं उसको यूज कर सकते, ओके। दैट इज एक्सेस यूजिंग द क्लास नेम नॉट थ्रू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट यूज करके कर रहे थे बराबर, प्रॉपर्टीज और मेथड्स का एक्सेस, लेकिन जो स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स है उसको क्लास नेम से एक्सेस करते हैं। तो इट इज यूजफुल फॉर यूटिलिटी मेथड्स और शेयर डेटा। मतलब क्या कि हम लोग को जो क्लास है जिसमें कि कुछ डेट का कन्वर्जन है या फिर हेल्पर फंक्शन जो भी रहते हैं, ठीक है, या फिर पाई का वैल्यू 3.14 है, जो डाटा शेयर शेयर करना है हर एक ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। तो अभी जैसे कि क्लास मैथ्स यूटिल्स बनाया, तो स्टैटिक पाई का वैल्यू 3.14 है, और स्क्वायर का एक फंक्शन बनाया जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही रहेगा, नम इंटू नम। तो ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं। तो इसको यूज कैसे करेंगे, अभी जो सपोज इसका कुछ ऑब्जेक्ट बनाया है मैथ्स यूटिल का, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग कॉल नहीं करेंगे मैथ्स यूटिल डॉट पाई, ये कॉल करेंगे तो वो हम लोग को मिलेगा 3.14 मैथ्स यूटिल डॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्लास के नाम से ही उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं, ओके, ना कि उसके इंस्टेंस से करने कॉल। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इनहेरिटेंस का, ओके। तो इनहेरिटेंस इन टाइपस्क्रिप्ट। तो ये इसमें क्या रहता है कि इनहेरिटेंस अलाउ अ चाइल्ड क्लास टू एक्वायर प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम अनदर क्लास दैट इज पेरेंट, ओके। और यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड की यूज करते हैं, ठीक है। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्लास एनिमल बनाया, ओके। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, मेथड है कि ईट, ओके। तो इसमें हम लोग ने क्या बोला है कि एनिमल ईट फूड, ओके। अभी हम लोग ने एक चाइल्ड क्लास बनाया, ये पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है। तो हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, क्लास डॉग्स एक्सटेंड एनिमल, जो कि ये पेरेंट क्लास है, ओके। तो अभी यहाँ पे हम लोग ने एक मेथड बनाया डॉग बार्क्स, ओके। तो अभी हम लोग ने एक नया इंस्टेंस बनाया डॉग का। तो इसमें डी डॉट ईड भी यूज कर सकते हैं जो कि पेरेंट क्लास का है, क्योंकि उसने वो प्रॉपर्टी पेरेंट से इनहेरिट किया है डॉग ने। तो यहाँ पे डी डॉट ईट भी चलेगा, ओके। तो ये एनिमल ईट फूड्स प्रिंट होएगा, और डी डॉट बार्क करेंगे तो डॉग बार्क्स। तो ये ऐसा हम लोग यूज करते हैं, ओके, इनहेरिटेंस। तो अभी नेक्स्ट है सुपर कीवर्ड। तो अभी सुपर कीवर्ड क्या रहता है, सुपर कीवर्ड इज यूज्ड इन चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो अब ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, और ये चाइल्ड क्लास है, ओके। तो ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ओके। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में हम लोग को नेम मिला है, ओके, ठीक है। तो हम लोग उसमें सुपर कीवर्ड यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, ओके, चाइल्ड क्लास के। तो इससे हम लोग ये नेम जो है वो पास करेंगे, और उसको हम लोग पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में देंगे। पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या है, यहाँ पे ये नेम स्ट्रिंग। तो
यहाँ पे फिर वो अगर असाइन करना है तो करेगा, नहीं तो फिर ठीक है, यूज नहीं करना है तो नहीं करेगा, ऐसा। ठीक है, वैसे है। तो मतलब चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को वो वैल्यू हम लोग सुपर कीवर्ड, अगर चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में अगर सुपर कीवर्ड यूज करके हम लोग को पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यू पास करना है, कॉल करना है, तो अगर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर हम लोग को चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से कॉल करना है तो सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे। ओके, the next concept है method overriding. Okay, so child class can redefine और override a method from parent class. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। ओके, तो ये दोनों में सेम मेथड है, मतलब मेथड इन द चाइल्ड क्लास शुड हैव द सेम नेम एंड सिग्नेचर। तो अभी यहाँ पे मेक साउंड है, यहाँ पे भी मेक साउंड है, ठीक है, और पैरामीटर्स भी सेम है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरराइड मतलब क्या कि ये वाला चेंज नहीं होएगा, ये वैसे के वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इसको मिलती है, तो उसके पास पहले में एक साउंड था पेरेंट का, लेकिन उसको खुद का चाहिए, तो फिर उसने खुद का बनाया ओवरराइड करके। ठीक है, तो अभी ये डॉग बाक्स मेक साउंड अगर कॉल करेंगे तो डॉग बाक्स आएगा। तो अभी ये डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया डॉग, तो डॉग डॉट मेक साउंड कर रहे हैं तो डॉग बार्क्स होएगा। ठीक है, अगर एनिमल का ऑब्जेक्ट अभी भी नीचे बनाते हैं, फिर एनिमल डॉट मेक साउंड करेंगे तो एनिमल मेक साउंड, यही प्रिंट होएगा। इसको हम लोग ने अपडेट नहीं किया है। ओके, अभी एक्सेस मॉडिफायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या रहता है, यूज टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर्स। ओके, तो प्रॉपर्टीज और मेथड्स की विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो इसमें आता है पहला पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही रहता है। प्राइवेट मतलब क्या कि इट कैन बी एक्सेस विद इन द सेम क्लास। और प्रोटेक्टेड मतलब क्या, एक्सेस इन द क्लास एंड इज सब क्लासेस। ठीक है, मतलब वो क्लास में और उसके सब क्लास में हम लोग प्रोटेक्टेड से एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है, ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर से हम लोग तो इसको एक्सेस कर ही सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे ये उसका पेरेंट है, ये उसका चाइल्ड है। ओके, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एक मेथड बना है शो सिटी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि दिस डॉट सिटी, तो सिटी क्या है, सिटी प्रोटेक्टेड है। मतलब क्या प्रोटेक्टेड, मतलब क्या कि वो क्लास और उसका सब क्लास एक्सेस कर सकते हैं, तो ये उसका सब क्लास है, तो इसको अलाउड है। अभी एज, एज क्या है, प्रोटेक्टेड है। ओके, सॉरी प्राइवेट है। तो प्राइवेट मतलब क्या कि वो सिर्फ उसी क्लास में रहेगा। ठीक है, सब क्लास को भी एक्सेस नहीं है, बस उसी क्लास में उसका स्कोप है, तो ये इधर एरर देगा। ओके, एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, यही है। और पब्लिक रहेगा तो किधर भी कर सकते हो, इसका कुछ इश्यू है ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इंटरफेस। ओके, तो इंटरफेस क्या रहता है, एन इंटरफेस इन टाइपस्क्रिप्ट इज अ वे टू डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट टेल्स कंपाइलर व्हाट प्रॉपर्टीज एंड टाइप एन ऑब्जेक्ट शुड हैव। ठीक है, इट इज लाइक ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अभी ये मतलब हम लोग पहले ब्लूप्रिंट ही बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब और कोई ऑब्जेक्ट है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट में। तो इंटरफेस हेल्प इन ensuring टाइप सेफ्टी, मेकिंग कोड मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल एंड सपोर्टेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अभी सिंटैक्स देखते हैं। तो इंटरफेस कीवर्ड यूज करेंगे, फिर उसका नाम, फिर प्रॉपर्टी वन उसका टाइप, प्रॉपर्टी टू टाइप। इसे एग्जांपल देखते हैं, इंटरफेस पर्सन। ओके, तो ये प्रॉपर्टी नेम, इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, एज उसका टाइप रहेगा नंबर। ठीक है, तो कौन स्टूडेंट। ठीक है, तो उसमें आएगा अभी पर्सन। ओके, तो अभी हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। ओके, इंटरफेस को, नेम आएगा जॉन और एज आएगा 22। हियर द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मस्ट मैच द स्ट्रक्चर डिफाइंड इन पर्सन इंटरफेस। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मस्ट मैच द स्ट्रक्चर डिफाइंड इन पर्सन इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया है हम लोग ने, वो स्ट्रक्चर पर्सन इंटरफेस का मैच करना चाहिए। ओके, तो मैच कर रहे हैं, तो ये वो करेक्ट है। अभी सेकंड इसमें रहते हैं ऑप्शनल प्रॉपर्टीज। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं प्रॉपर्टी को ऑप्शनल बनाने के लिए। जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग ने डिपार्टमेंट को ऑप्शनल बनाया। जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डिपार्टमेंट के लिए कुछ वैल्यू नहीं असाइन करेंगे, या फिर डिपार्टमेंट नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ओके, अभी थर्ड एग्जाम्पल है रीड ऑनली प्रॉपर्टीज। तो अभी किसी भी प्रॉपर्टी को हम लोग रीड ऑनली बना सकते हैं। ठीक है, क्लास के जैसा। तो अभी यहाँ पे हम लोग ने उसका ऑब्जेक्ट बनाया ISBN का, तो 1 2 3 ABC है। ठीक है, ये असाइन किया हम लोग ने। तो B1 डॉट ISBN ये अपडेट करने का ट्राई कर रहे हैं, बट हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो रीड ऑनली है। ओके, एग्जाम्पल 4 इंटरफेस फॉर फंक्शन टाइप्स। ठीक है, तो हम लोग इसमें
फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि इंटरफेस ग्रिड है, ओके। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका फंक्शन का टाइप बता रहे, ठीक है। तो एक ग्रिड एक फंक्शन रहेगा, ओके। तो हम लोग वो बता रहे हैं और उसका टाइप रहेगा और उसमें एक पैरामीटर रहेगा स्ट्रिंग, और फंक्शन का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, ओके। तो ये फंक्शन है, ओके। इसमें पैरामीटर का टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है, जो कि नेम है उसका नाम, और रिटर्न टाइप है उसका फंक्शन का स्ट्रिंग। तो यहाँ पे रिटर्न हम लोग स्ट्रिंग कर रहे हैं और फिर पैरामीटर भी स्ट्रिंग, तो ऐसा हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इंटरफेस को फंक्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के टाइप डिफाइन करने के लिए, ओके। तो हम लोग ने इंटरफेस को फंक्शन का टाइप डिफाइन करने के लिए किया, कोड रीडेबिलिटी और मेंटेनेंस के लिए। फिर नेक्स्ट है एक्सटेंडिंग इंटरफेस। तो हम लोग इंटरफेस को इनहेरिटेंस के जैसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो अभी ये हम लोग ने बनाया इंटरफेस एनिमल, जिसमें एक नेम स्ट्रिंग है। और अभी इंटरफेस डॉग बनाया जो एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, यहाँ पे भी एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं। तो जिसमें हम लोग ने ऐड किया ब्रीड स्ट्रिंग, ओके। तो फिर डॉग का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कौन सा माई डॉग। तो डॉग इज इक्वल टू, तो यहाँ पे नेम ये यूज किया स्ट्रिंग, और ब्रीड भी यूज कर सकते हैं लेब्राडोर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो समरी क्या है, इंटरफेस डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दे सपोर्ट ऑप्शनल रीड ओनली एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज, ओके। इंटरफेस कैन बी एक्सटेंडेड फॉर रीयूजेबिलिटी, ठीक है, तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। दे इम्प्रूव कोड क्लैरिटी एंड मेंटेन, ठीक है, तो इससे कोड क्लैरिटी एंड मेंटेनेबिलिटी इम्प्रूव होती है। तो डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लास की ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विद इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि न्यू कीवर्ड हम लोग यूज करके हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने का लॉजिक भी डाल सकते हैं, कंस्ट्रक्टर वगैरह डाल के। लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर डिपेंड डिफाइन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का कुछ लॉजिक नहीं रहता, ओके। अभी यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या क्या कंटेन करते हैं, प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्टर मेथड, मतलब मेथड्स विद इम्प्लीमेंटेशन। अभी यहाँ पे मतलब मेथड्स मतलब क्या कि कुछ अगर ये करना है हम लोग को कि क्या बोलते हैं, स्क्वायर करना है वगैरह, तो यहाँ पे ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता, सिर्फ सिग्नेचर रहता है। ओनली प्रॉपर्टी एंड मेथड सिग्नेचर, मतलब क्या टाइप, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि स्क्वायर करना है या फिर इवन है क्या चेक करना है, ऐसा। अभी इंस्टेंटेनाइजेशन मतलब कैन बी इंस्टेंटेड यूजिंग, हम लोग मतलब उसका इंस्टेंस बना सकते हैं न्यू कीवर्ड से, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते, मैनुअली करना पड़ता है। इनहेरिटेंस मतलब कि सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब एक बार हम लोग उसको इनहेरिट कर सकते हैं, पेरेंट का चाइल्ड। अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करते हैं। क्लास कैन इम्प्लीमेंट वन और मोर इंटरफेसेस, ओके। तो यहाँ पे क्लास कैन इम्प्लीमेंट मतलब क्लास से हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरफेस कैन नॉट इम्प्लीमेंट अ क्लास, ठीक है। तो इंटरफेस क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इंटरफेस के हेल्प से, लेकिन हम लोग इंटरफेस जो रहता है उसको हम लोग क्लास के मतलब क्लास का हम लोग स्ट्रक्चर यूज करके हम लोग सॉरी इंटरफेस का स्ट्रक्चर यूज करके हम लोग क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल दिखाते हैं, मॉडिफायर देखते हैं, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये तीन मॉडिफायर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इंटरफेस में कुछ भी नहीं है, क्लास में तीन है। अभी इसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अभी यहाँ पे इंटरफेस बना है एनिमल, ओके। तो अभी हम लोग क्लास से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्लास डॉग इम्प्लीमेंट्स एनिमल, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने नेम स्ट्रिंग किया, फिर उसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्टर डाला, फिर साउंड डाला, ओके, सेम क्लास जैसा, ठीक है। फिर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब उसका टाइप हम लोग ने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे हम लोग उसका यूज केस डाल रहे हैं, कंस्ट्रक्टर और मेथड्स का मतलब इम्प्लीमेंटेशन डाल रहे हैं। अभी सेम क्लास का जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसा बना सकते हैं कि कॉन स्पेड इज इक्वल टू न्यू ऑफ टॉमी, ये टॉमी इसको असाइन होएगा नेम को, ठीक है। और ये साउंड अगर करेंगे अभी प्रिंट, तो पेट डॉट साउंड इज इक्वल टू वूप, तो ये वूप प्रिंट होएगा। तो समरी क्या है, यूज इंटरफेस व्हेन यू वांट टू डिफाइन द स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सिर्फ स्ट्रक्चर ही हम लोग को डिफाइन करना है तो इंटरफेस यूज करेंगे, और क्लास तो हम लोग कब यूज करेंगे, व्हेन यू वांट टू डिफाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या फिर इम्प्लीमेंटेशन देना है फंक्शन का, तो हम लोग क्लास यूज करेंगे, ओके। ठीक है, अभी हम लोग टाइपस्क्रिप्ट मॉडल देखेंगे। So models in TypeScript are way to organize and encapsulate code. They are help in dividing large program into smaller
manageable files allowing reusability by exporting and importing functionalities like variable functions classes etc. तो हम लोग वेरिएबल फंक्शन क्लासेस ये सब है, ठीक है। अभी एक ही पेज में मतलब मेन कोड में लिखने से अच्छा किसी और कोड में लिखेंगे, ठीक है। और जब यूज़ करना है तभी यहाँ पे हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे इंपोर्ट और यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, ओके। हम लोग का मेन जो कोड है मेन फाइल तो वो बहुत क्लीन रहेगा, ठीक है, पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा। इसका यूज़ क्या रहता है, कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब यहाँ पे लिखा वही बार बार यूज़ करना है तो वो फंक्शन पूरा बड़ा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ से इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे और फिर वो यूज़ करेंगे, ठीक है, एक लाइन में हो जाएगा। बेटर मेंटेनेबिलिटी मतलब एक ही जगह पे चेंज करना पड़ेगा। एंड अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट यूजिंग स्कोप डिक्लेरेशंस, ठीक है। नेम का कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होएगा, ठीक है, क्योंकि मतलब ये फाइल में अगर वो है ऐड, दूसरे फाइल में दूसरा ऐड है, तो फिर हम लोग वो वही नेम रखना है हम लोग को तो रख सकते हैं, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होएगा क्योंकि इसका स्कोप यही रहेगा, इसका स्कोप यही रहेगा ऐसा। अभी हाउ टू क्रिएट एंड यूज मॉड्यूल्स, तो हम लोग को एक्सपोर्ट करना रहेगा तो एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज करेंगे, और इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो अब ये फंक्शन है ऐड का जो दो नंबर को ऐड करते हैं, ओके। तो इसको हम लोग maths.util.ts फाइल है वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी हम लोग मेन फाइल और सब्ट्रैक्ट का भी है सेम तो उसको भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और मेन फाइल जो है अपना वहाँ पे अभी इंपोर्ट करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ये फाइल का लोकेशन देंगे maths.util.ts। तो अभी हम लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो सीधा ऐड को कॉल करेंगे, ठीक है, ये वाला, और 10,5 देंगे तो आउटपुट आएगा 15, और सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्ट 10,5 तो आउटपुट आएगा 5, ठीक है। तो कितना छोटा सा फाइल है, अगर ये पूरा इधर लिखते तो इतना बड़ा फाइल हो जाता, ओके। तो ये इसका यूज़ है। सो मल्टीपल वेज टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स, तो अगर मॉड्यूल इंपोर्ट करने के डिफरेंट वेज है, ठीक है। सो अभी पहला है कि एक्सपोर्ट हम लोग ये कीवर्ड यूज़ करके कर सकते हैं, और इंपोर्ट करना है तो वो जो कॉन्स्ट का वेरिएबल का नाम है तो वो यहाँ पे हम लोग डाल के उससे वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ओके। सेकेंड है अलाइज इंपोर्ट, मतलब क्या कि हम लोग को कुछ अच्छा नाम देना है, वहाँ पे इतना अच्छा नाम नहीं दिया है ऐड, तो यहाँ पे हम लोग अलाइज भी दे सकते हैं, ऐप नेम एज नेम ऑफ द ऐप, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करते टाइम नेम ऑफ द ऐप ये यूज़ करेंगे, या फिर ऐड नंबर्स, ओके। ऐप की जगह ऐड नंबर्स और फिर 3,5 ऐसा करेंगे तो आंसर आएगा 8, ऐसा कि ऐड नहीं यूज़ करेंगे तो मोर क्लियरिटी मिलेगा कि हम लोग नंबर्स ऐड कर रहे हैं। अभी इंपोर्ट एवरीथिंग, मतलब क्या कि अभी बहुत सारे अगर एक्सपोर्ट किए तो एक एक हम लोग वेरिएबल नहीं लिखते रहेंगे ना कि इंपोर्ट ये करो, तो स्टार भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो पूरा आ जाएगा यूटिल्स में। तो यूज़ करते टाइम हम लोग कैसे करेंगे, यूटिल्स फिर वो फंक्शन का नाम लिखेंगे हम लोग खुद से, यूटिल्स डॉट ऐड या फिर यूटिल्स डॉट ऐप नेम, ऐसा, ओके। ऐसा हम लोग यूज़ कर सकते हैं।